ला 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 ला। नहीं राहुल, ये गाना मत गाओ। गाने दीजिए ना, गाओ बेटे, यही गाना गाओ, गाओ। ला 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 मुझसे है पहले का नाता कोई, यूं ही नहीं दिल लुभाता कोई। तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई, यूं ही नहीं दिल लुभाता कोई। जाने तू या जाने ना, माने तू या माने ना। देखो अभी खोना नहीं, कभी जुदा होना नहीं। देखो अभी खोना नहीं, कभी जुदा होना नहीं। अब के यूं ही मिले रहेंगे दोनों, वादा रहा ये इस शाम का। जाने तू या जाने ना, ओ माने तू या माने ना। तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई, यूं ही नहीं दिल लुभाता कोई। तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई, यूं ही नहीं दिल लुभाता कोई। आगे क्या है डैडी, मैं तो भूल ही गया। वादे गए बातें गई, जागी जागी रातें गई। चाहा जिसे मिला नहीं, तो भी हमें गिला नहीं। अपना है क्या, जिए मरे चाहे कुछ हो, तुझको तो जीना रास आ गया। जाने तू या जाने ना, हो माने तू या माने ना। ला 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 ला
जब कोई मुश्किल पड़ जाए तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। न कोई है न कोई था जिंदगी में तुम्हारे सिवा, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। चांदनी जब तक रात देता है हर कोई साथ, तुम मगर अंधेरों में ना छोड़ना मेरा हाथ। हो चांदनी जब तक रात देता है हर कोई साथ, तुम मगर अंधेरों में ना छोड़ना मेरा हाथ। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। न कोई है न कोई था जिंदगी में तुम्हारे सिवा, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। न कोई है न कोई था जिंदगी में तुम्हारे सिवा, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। हेलो 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 हेलो।
मेरे यार तेरे फ्रेंड्स, तेरी गर्लफ्रेंड, तेरी एक्स, तेरी गर्लफ्रेंड का एक्स, क्यों हो गए सारे जंगली, क्यों हो गए सारे जंगली, क्यों हो गए हो गए हो गए हो गए हो गए सारे जंगली इकट्ठे। हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, नाच पिजामा पकड़ के पट्टे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, आज तो पार्टी जब तक फट्टे, नाच पिजामा पकड़ के पट्टे। बर्थडे है भाई, बर्थडे है, तेरे भाई का बर्थडे है, कैंडल्स बुझ गई, अब सब में केक बट्टे है, चिक सारी हॉट, यहाँ पे कैंप सारे ठंडे हैं, टेस्ट खेल लिया पूरे साल, आज तो मेरा बर्थडे है। सारे बोलो हैप्पी बर्थडे, जोर से बोलो हैप्पी बर्थडे, आवाज नहीं आई, हैप्पी बर्थडे, लाउड बोलो हैप्पी बर्थडे, अरे बोलो हैप्पी बर्थडे, फिर से बोलो। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग एंड मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे रिया को। आज रिया का बर्थडे है, रिया का हैप्पी बर्थडे रिया। बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, तुम जियो हजारों साल, ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू, हैप्पी बर्थडे टू रिया, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। और भाई की हाल चाल? ओहो होए 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 होए, आज तो चेहरे पे अलग ही नूर है आपके। नहीं, तुम इतना क्यों मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जो तुम छुपा रहे हो। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, क्या बात है। चलो बहुत बढ़िया, फाइनली 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 यार वो दिन आ चुका है। मतलब हमारी जर्नी स्टार्ट हुई थी 16 मार्च से और आज हमारा 9 सितंबर है। मतलब 6 महीने अप्रोक्सीमेट हमें कंप्लीट हो चुके हैं। मुझे तो लगता है कि हमारा एक परिवार बन चुका है, बट परिवार कभी अलग नहीं होता। मतलब कई बच्चे कह रहे हैं सर ऐसा लग रहा है कि अलग हो रहे हैं, परिवार कभी अलग नहीं होता सर। हम परिवार हैं, परिवार रहेंगे, बस अब आपने कुछ करके दिखाना है। देखो मतलब मेरे पास जो था वो सब कुछ मैंने आपको दे दिया सर, अब आपकी बारी है, अब आपका नंबर है कि सर हम पूरी मेहनत करेंगे और एग्जाम निकाल के दिखाएंगे बढ़िया नंबर से, और जिनके 3 ग्रुप है वो रैंक के साथ। ठीक है जी, चलो एक बार पहले फटाफट से प्रार्थना कर लेते हैं जी। आज कई बच्चों की रिक्वेस्ट थी कि सर प्रार्थना पूरी करवा देना, तो प्रार्थना पूरी करेंगे। उसके बाद 2-3 छोटे मोटे टॉपिक हैं उसको हम करेंगे। फिर मैं आपको ना रिकॉर्डेड क्लास भी दूंगा, मैंने कल कहा था ना रिकॉर्डेड क्लास दूंगा, वो देखनी है तो देख लेना, नहीं देखनी तो आपकी मर्जी है, बट मैं कहूँगा देख लेना। मतलब चाहे वो स्पीड फास्ट करके देख लेना, वो मतलब पौने घंटे की 1 घंटे की क्लास होगी तो वो आप देख लेना जी। ठीक है जी, बट आज हम जो बैलेंस 3 टॉपिक हैं उसको आज हम कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, सारे बच्चे एक बार फटाफट से हाथ जोड़ लो जी। मोटा भाई, बड़े भैया हो हमारे, थैंक यू सो मच, थैंक यू जी, थैंक यू। चलो एक बार फटाफट से भगवान जी की प्रार्थना करते हैं। पहले सारे बच्चे हाथ जोड़ लो, 1 2 3, और आज हमारी लास्ट प्रार्थना है। मतलब एक साथ हमारी लास्ट प्रार्थना है। वैसे आप घर में करोगे, मैं आप घर में करूँगा, बट आज हमारी एक साथ लास्ट प्रार्थना है। तो मैं ये चाहता हूँ जिस बच्चे ने आज तक घर बैठ के, मेरे को नहीं पता सबने हाथ जोड़े या नहीं जोड़े, बट जिस बच्चे ने भी नहीं जोड़े ना, रिक्वेस्ट है प्लीज़ आज अपने हाथ जोड़ के प्रार्थना पूरी कंप्लीट करनी है। और आपकी आंखें बंद होनी चाहिए, भगवान से मांगना है कि हे भगवान हमें इतनी शक्ति देना कि अब जो हमारे बैलेंस महीने बचे हैं ना, बस उसके अंदर पूरी जान हम लगा दें और हमारे एग्जाम बढ़िया हो जाए। ठीक है, तो यार भगवान से सच्चे दिल से प्रार्थना करनी है, और सच्ची प्रार्थना भगवान जरूर सुनता है, ये बात ध्यान देना जी। सच्ची प्रार्थना भगवान पक्का पक्का सुनता है। ठीक है, चलो सारे बच्चे हाथ जोड़ लेंगे जी। ठीक है जी, 1 2 3 स्टार्ट। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर हो। चले नेक रास्ते पे हमसे, भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे हमसे, भूल कर भी कोई भूल होना।
इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। दूर अज्ञान के हो अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे। हर बुराई से हटते रहे हम, जितनी भी दे भली जिंदगी दे। बैर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदले की होना। हम चले नेक रास्ते पे हमसे, भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। दाल चढ़ा दिया ना। हम न सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे किया क्या है अर्पण। पूर्ण खुशियों के बाटे सभी को, अपना जीवन ही बन जाए मधुबन। अपनी करुणा पल तू बहा के, कर दे पावन हर एक मन का कोना। हम चले नेक रास्ते पे हमसे, भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। चलो जी, सारे बच्चे अब हाथ मसल के अपने आंखों पे लगाएंगे और फिर अपनी आंखें खोलेंगे जी। चलो जी, बहुत बढ़िया, वेरी गुड यार, मज़ा आ गया आज तो, सही बता रहा हूँ। आज तो एक अलग लेवल का ही मज़ा आ गया। पूरी प्रार्थना जो उसके वर्ड है ना यार, मतलब एक एक वर्ड इतना बढ़िया, मन करता है काश ऐसी ज़िंदगी हो जाए सबकी। मतलब सारी ज़िंदगी में क्लेश ही ख़त्म हो जाए। मतलब अगर ये सारी बातें फॉलो कर लेना तो लाइफ ही चेंज हो जाए सर। इतनी बढ़िया प्रार्थना है ये, बहुत बढ़िया यार, वेरी गुड यार, बहुत बढ़िया, क्या बात है। कई बच्चों को नींद आ गई होगी मेरे को लग रहा है। आधे बच्चे तो कह रहे सर नींद आ गई थी हैं। चलो जी, इधर देखो ध्यान से। अब एक बार यहाँ पे पहले फटाफट से अपनी क्लास कंप्लीट करेंगे, ठीक है जी। उसके बाद फिर आपको मैंने वैसे तो बता ही दिया था कि शेड्यूल कैसे कैसे आपने रिवीजन करनी है, वो सारी बातें मैं बता चुका था। बस 2-3 बातें मुझे और बतानी है, लास्ट के 5-7 मिनट आपके लूँगा, देन फिर अपना फाइनली बैच हम कंप्लीट कर लेंगे जी, ठीक है जी। कस्टम के आज हमारी लास्ट क्लास है, तो आज जो हमारे बैलेंस टॉपिक पढ़े हैं उसको भी हम कंप्लीट करेंगे। अब टॉपिक हमारे कौन कौन से बैलेंस बचे हैं एक बार वो देख लेते हैं। लास्ट क्लास में आई थिंक हमने टॉपिक कंप्लीट किया था ड्यूटी ड्रॉबैक का जी, ठीक है जी। हमने टॉपिक कौन सा कंप्लीट किया था, ड्यूटी ड्रॉबैक वाला टॉपिक हमने कंप्लीट किया था। अब आज हमें टॉपिक कौन से करने एक बार वो देख लेते हैं, ठीक है। इधर देखो ध्यान से, इधर देखो। अब एक बार यहाँ पे आपको मैं दिखा देता हूँ जी। अब टॉपिक जो आपके हमें करने हैं ना, ये लो, ये 3 टॉपिक आज हमें करने हैं, बिल्कुल छोटे छोटे हैं जी। एक तो कस्टम का हम रिफंड कैसे क्लेम कर सकते हैं, एक ये टॉपिक आज हमें करने, और एक चैप्टर आपका है एडवांस रूलिंग का। वैसे न्यू सिलेबस में ना कभी इनमें से क्वेश्चन नहीं बना, मतलब ना तो कभी इनमें से क्वेश्चन बना है न्यू सिलेबस में, ना कभी इनमें से क्वेश्चन बना है, ठीक है। इसमें से एक आधी बार क्वेश्चन बना हुआ है, इसमें से भी एक आधी बार क्वेश्चन बना है, बट इनमें से कभी क्वेश्चन नहीं बना। ये चैप्टर ना ओल्ड सिलेबस के अंदर थे, जब 30 नंबर में कस्टम था। मैंने कहा था ना कि ओल्ड और न्यू का इन्होंने सिलेबस सेम रख दिया, मतलब वहाँ 30 नंबर का था, यहाँ 10 नंबर का है, सिलेबस दोनों में सेम है। बट अगर सिलेबस में दिया हुआ है तो एग्जामिनर का जिस दिन क्या दिमाग घूम जाए, अगर वो एग्जाम में दे दे तो कुछ नहीं कह सकते। बट अभी तक न्यू सिलेबस में इसमें से क्वेश्चन बने नहीं हुए, ठीक है जी। तो एक तो ये टॉपिक हमें करना है रिफंड वाला, एक टॉपिक छोटा सा हमारा है एडवांस रूलिंग वाला, ये हमें करना है, और एक वेयर हाउसिंग के कुछ पॉइंट बैलेंस है वो हमें करने हैं जी। बाकी ये 2 टॉपिक जो हैं इसकी रिकॉर्डेड क्लास मैं आपकी आज ही ड्राइव पे डाल दूंगा, आज शाम को चाहे बैठ के देख लेना,
ठीक है जी। मेरे ख्याल से 40-50 मिनट की ये होगी, 40-50 मिनट की ये होगी। अगर स्पीड फास्ट करके देखोगे दोनों 1.25 घंटे में ख़त्म हो जाएंगे। और सिर्फ एक बार देखनी है, एक बार देखनी है, आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल समझ में आ जाएगा। एग्जाम में कभी क्वेश्चन नहीं बना, बट फिर भी हम अपनी कवरेज पूरी करके जाएं कि अगर एग्जाम में क्वेश्चन बन भी जाए तो भी हमें कोई दिक्कत ना हो जी। ठीक है जी। चलो इधर सुनो ध्यान से, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ जी, इधर सुनो ध्यान से। अब जो 3 टॉपिक हमें स्टार्ट करने हैं, सबसे पहला टॉपिक जो मैं स्टार्ट करवाने जा रहा हूँ बिल्कुल सिंपल टॉपिक है, बिल्कुल आसान टॉपिक है। सबसे पहला टॉपिक है रिफंड अंडर जीएसटी का। ठीक है जी। अच्छा एक बात और सुनना ध्यान से, नहीं आज की क्लास हमारी ख़त्म होगी ना, तो आज शाम को मैं कोशिश करूँगा 5-6 बजे तक नोट्स आपके मैं उसी लिंक में डाल दूंगा जो लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप जिस भी ग्रुप में ऐड हो ना, उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक होगा, उस लिंक में सारे पीडीएफ हैं। ठीक है, तो उसी लिंक में मैं नया कस्टम का जो पीडीएफ है वो डाल दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर लेना जी। डन है ना। तो मैं ग्रुप में डालूंगा क्योंकि कई बार ग्रुप में पता नहीं लगता, तो मैं उसी लिंक में डाल दूंगा ड्राइव के ऊपर। आप उस लिंक पे क्लिक करोगे, कस्टम के नोट्स आपको नए वाले दिख जाएंगे, बस वो आपने डाउनलोड करने हैं, नोट्स आपके सामने आ जाएंगे। डन है जी। सर एक्सरे वाले में यूज़ कैसे होगा जब नो ड्यूटी ड्रॉबैक होगा? बच्चा कह रहा है सर एक्सरे वाले में एक्सरे यूज़ नहीं हो सकता, बट अगर आपने एक्सरे को दोबारा से यूज़ कर लिया तो गवर्नमेंट वही तो कहना चाह रही ना कि फॉर एग्जांपल मान लो आपने एक्सरे इंपोर्ट किया, आपने ब्लैंक, देखो एक्सरे का मतलब आपने ब्लैंक एक्सरे इंपोर्ट किया, उस पर आपने कस्टम ड्यूटी पे की, फिर आपने उस एक्सरे को यूज़ कर लिया, अब उसको दोबारा यूज़ तो नहीं कर सकते ना। तो गवर्नमेंट वही कहना चाह रही है कि अगर ब्लैंक एक्सरा है, फॉर एग्जांपल ब्लैंक एक्सरा मंगाया, मैंने चेस्ट का एक्सरा कराया, उसमें एक्सरा आ गया जी, अब क्या उस एक्सरे पे दोबारा एक्सरा पॉसिबल है? आंसर इज नो ना। तो अगर यूज़ करने के बाद अगर बाहर भेजोगे तो गवर्नमेंट ने तब कहा उस केस में कोई भी डीबी की आपको नहीं मिलेगा जी। ठीक है, पुराने वाला डिलीट कर दूंगा जी। सर यूट्यूब पे कब अपलोड होगा? यूट्यूब पे बस लगा लो 11 तारीख से, नहीं 11 तारीख से ये सारे लेक्चर यूट्यूब पे अपलोड होने स्टार्ट हो जाएंगे। डन है जी। चलो इधर देखो ध्यान से, एक बार फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं जी, सॉरी रिवीजन कह रहा हूँ, एक बार फटाफट से 3 टॉपिक हम कंप्लीट कर लेते हैं। सबसे पहला टॉपिक जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जी, टॉपिक हमारा है दैट इज रिफंड अंडर जीएसटी का। लो जी आपका ये टॉपिक है। एफटी का मतलब फॉरेन ट्रेड पॉलिसी जी, एफटी का मतलब फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। हाँ, अगर आपने कस्टम का प्रिंट आउट निकाल लिया तो उसमें जो भी छोटे मोटे चेंजेस होंगे वो हाथ से लिख लेना तो भी काम चल जाएगा, क्योंकि ज़्यादा चेंजेस तो है ही नहीं। ठीक है जी। चलो इधर देखो ध्यान से, प्लीज़ बातचीत नहीं जी। अब एक बात मेरे को सोच के बताना सर, चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं रिफंड अंडर जीएसटी। पहले मेरे को बताओ, सॉरी रिफंड अंडर कस्टम। आपने जीएसटी में भी ना एक चैप्टर किया होगा रिफंड वाला, अगर आपको ध्यान आ रहा हो, अगर किसी बच्चे को ध्यान आ रहा हो, अगर किसी बच्चे को भी ध्यान आ रहा हो, आपने जीएसटी में एक चैप्टर कंप्लीट किया होगा रिफंड अंडर जीएसटी का। जो मुझे ध्यान आ रहा है ना, उस चैप्टर के अंदर मैंने कहा था कि रिफंड आपको मिलता है जीएसटी का, कि अगर आप गवर्नमेंट को एक्सेस जीएसटी पे कर देते हो। अब एक्सेस जीएसटी कैसे? या तो आपने वैल्यू ज़्यादा निकाल ली, या आपने रेट ज़्यादा लगा लिया, या एग्जम्पशन को टैक्सेबल मान लिया, या फिर आपके जीरो रेटेड सप्लाई हो गई, एक्सपोर्ट वाला केस हो गया, एसईजेड वाला केस हो गया, आपने इनवर्ड पर ज़्यादा पे किया, आउटवर्ड पर टैक्स कम आ रहा है। मतलब काफ़ी सारे केस ऐसे थे कि जहाँ पे आप रिफंड क्लेम कर सकते थे। अब मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, अब जो जीएसटी में रिफंड वाला टॉपिक हमने किया था उसके अंदर मैंने कहा था कि अगर आपका रिफंड बनता है ना तो विद इन 2 ईयर आप रिफंड की एप्लीकेशन डाल सकते हो, और उसके बाद 60 दिन में रिफंड आ जाएगा। नहीं रिफंड आएगा तो 6% पर एनम से इंटरेस्ट भी आपको मिलेगा। ये सारी बातें हमने जीएसटी में डिस्कस की थी। अब बच्चा ये बात कहता है सर, मैंने कहा हाँ सर एक बात मेरे को बताओ, तो क्या कस्टम के अंदर भी हम रिफंड क्लेम कर सकते हैं? बिल्कुल क्लेम कर सकते हो। और फॉर एग्जांपल मान लो कस्टम के अंदर ना मैंने वैल्यू कैलकुलेट की, एक बात मेरे को सोच के बताओ, आपको मैंने कहा था कि जब भी कस्टम में ना आप बिल ऑफ एंट्री फाइल करते हो, या तो बिल ऑफ एंट्री फाइल करोगे वाइट कलर की, या बिल ऑफ एंट्री फाइल करोगे येलो कलर की, या बिल ऑफ एंट्री फाइल करोगे ग्रीन कलर की। अब वाइट कलर की बिल ऑफ एंट्री नॉर्मल अगर डायरेक्टली घर लेके आना है तो वाइट कलर की बिल ऑफ एंट्री, येलो कलर की अगर आपको वेयर हाउस में लेके जाना है तो आप फाइल करोगे येलो कलर की, फिर अगर वेयर हाउस से घर लेके आना तो फाइल करोगे ग्रीन कलर की। अब बच्चा ये बात कहता है सर जो ये हम बिल ऑफ एंट्री फाइल कर रहे हैं तो आपने कहा था कि हमें ड्यूटी पे करनी होती है, जिस दिन हम बिल ऑफ एंट्री फाइल करते हैं नॉर्मली उस दिन हमें ड्यूटी पे करनी होती है, और फिर अगर असेसमेंट में कोई दिक्कत है तो जब वो असेसमेंट करने के बाद बिल ऑफ एंट्री वापस आती है उसके 1 दिन के अंदर ड्यूटी पे करनी होती है, और कुछ केस में डेफर्ड पेमेंट वाला कॉन्सेप्ट भी था
कि अगर 1 से लेके 15 होगा तो 16 तारीख आएगी, फिर 16 से लेके 30 होगा तो एक मतलब अगले महीने का 1 तारीख आएगी, और अगर 16 मार्च से लेकर 31 मार्च होगा तो 31 मार्च को ही ड्यूटी पे करनी होगी। तो ये सारी बातें हमने पहले वाली क्लास में डिस्कस कर ली। अब बच्चा ये बात कहता है सर जो भी हम वहाँ पे ड्यूटी पे करेंगे, अब अगर बाद में पता लगा यार ड्यूटी तो हमने ज़्यादा पे कर दी है। अब फॉर एग्जांपल मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, सर एक बात मेरे को सोच के बताओ, मान लो बाहर से ना मैंने कोई भी गुड्स इंपोर्ट किया, फॉर एग्जांपल मान लो बाहर से ना मैंने ये वाला रिमोट इंपोर्ट किया। अब अगर बाहर से मैंने रिमोट इंपोर्ट किया तो मुझे लगा भाई इस रिमोट पे ना कस्टम ड्यूटी जो है फॉर एग्जांपल मान लो 18% है, और मैंने 18% से कस्टम ड्यूटी कंप्यूट की और ड्यूटी पे कर दी। अब बाद में पता लगा कि इस रिमोट पर ड्यूटी तो सिर्फ 10% है। अब मैंने कस्टम टैरिफ एक्ट चेक किया तो वहाँ पे ना लिखा हुआ था कि एसी का रिमोट अगर होगा तो 10% कस्टम ड्यूटी है। अब मेरा तो एसी का रिमोट है, ड्यूटी 10% है, और मैंने कैलकुलेशन कर दी 18% से और कस्टम ड्यूटी पे कर दी 18% से। तो अगर मैंने गवर्नमेंट को एक्सेस कस्टम ड्यूटी पे कर दी है उस केस में रिफंड कैसा होगा, वो सारी बातें इसकी हैं। अब एक बात बताओ, एक बात मैंने आपको और भी बताई थी, अगर आप कस्टम ड्यूटी टाइम पर पे नहीं करोगे, अगर कस्टम ड्यूटी हम टाइम पर पे नहीं करेंगे तो 15% पर एनम से इंटरेस्ट भी लगेगा। अब अगर मान लो मैंने ड्यूटी टाइम पर पे नहीं की, मैंने ड्यूटी टाइम पर पे नहीं की और लेट मैंने ड्यूटी पे कर दी, और जब लेट ड्यूटी पे की उस ड्यूटी के साथ में इंटरेस्ट भी पे कर दिया, और बाद में पता लगा ड्यूटी मैंने गलत पे कर दी, ड्यूटी मैंने ज़्यादा पे कर दी। अब अगर ड्यूटी मैंने ज़्यादा पे कर दी तो ऑब्वियस सी बात है इंटरेस्ट भी मैंने ज़्यादा पे कर दिया, तो मुझे ड्यूटी और इंटरेस्ट अगर दोनों का रिफंड क्लेम करना है उस केस में क्या बातें होंगी, ये सारी बातें इस टॉपिक के अंदर है। मतलब पहली बात तो ये समझो, ये टॉपिक जो है ना वो ये बात बताता है कि अगर कस्टम ड्यूटी आपने गवर्नमेंट को ज़्यादा पे कर दी है किसी रीज़न की वजह से, तो उस केस में कस्टम ड्यूटी का आप रिफंड कैसे क्लेम कर पाओगे, ये सारी बातें हमें यहाँ पे देखनी है। ठीक है, तो जो आपने रिफंड के अंदर, जो आपने जीएसटी के अंदर रिफंड की बातें की हैं वो कॉन्सेप्ट एक अलग है, और जो कस्टम में रिफंड की बातें कर रहे हैं वो कॉन्सेप्ट एक अलग निकल के आता है। ठीक है जी, अब एक बार चेक करते हैं कि कस्टम में रिफंड मिलता कैसे है। एक बार चेक करो, अब यहाँ पे देखो जी, अब यहाँ पे मैंने सबसे ऊपर देखो मैंने क्या लिखा हुआ है, अब यहाँ पे लिखा हुआ है सेल्फ असेसमेंट। सेल्फ असेसमेंट का मतलब क्या है कि जब मैंने बिल ऑफ एंट्री फाइल की ना तो उस टाइम मैंने अपनी असेसमेंट खुद की, और मुझे लगा कि मेरी वैल्यू जो है वो 2 लाख रुपए की है। मान लो कस्टम ड्यूटी का रेट 20% है, 40,000 रुपये की ड्यूटी है। ठीक है जी, 40,000 रुपये की ड्यूटी है, और मान लो इंटरेस्ट वैसे 15% लगता है लेट पेमेंट पर। फॉर एग्जाम्पल मान लो मैंने 10% लगा दिया तो 4,000 रुपये का इंटरेस्ट आ गया। फिर बाद में पता लगा जब मैंने करेक्ट असेसमेंट की ना, करेक्ट मतलब बाद में जब मैं असेसमेंट करने के लिए बैठा, जब मुझे पता लगा कि मैंने गुड्स की गलत क्लासिफिकेशन कर दी है, मैंने रेट ही गलत लगा दिया, तो मेरी करेक्ट असेसमेंट जो निकल के आ रही है वो निकल के आ रही है 30,000 रुपये की। अब सोच के बोला मैंने वैल्यू पहले निकाली थी 40,000 रुपये, जबकि वैल्यू कितनी आ रही है 30,000 रुपये, और जब मैंने 40,000 रुपये 4,000 रुपये का इंटरेस्ट पे किया, जबकि इंटरेस्ट पे करना चाहिए था 30,000 रुपये का 10%, 3,000 रुपये का इंटरेस्ट जाना चाहिए। तो मतलब 10,000 रुपये की मैंने ड्यूटी ज़्यादा पे कर दी है और 1,000 रुपये का मैंने इंटरेस्ट एक्स्ट्रा पे कर दिया। अब इसके रिफंड की बात क्या होगी, ये बातें हम देखने जा रहे हैं। तो पहली बात तो ना अपने दिमाग में क्लैरिटी लेके चलो कि रिफंड कब मिलेगा, मतलब ना, क्योंकि देखो अगर आपको यही नहीं पता रिफंड कहाँ मिलेगा तो क्वेश्चन मतलब चैप्टर समझने का फ़ायदा ही नहीं है। हेलो भैया, सीधे होके बैठ जाओ यार, मान लो मेरी बात, आज तो मान लो। हाँ बच्चा कह रहा आज तो मान लेंगे आपकी बात, कल से ओ माय गॉड। चलो आप सुने, वैसे मैं कल आज क्लास के बाद पूछूंगा कि कल क्या करोगे आप 11 बजे। भाई क्लास तो हमारी होगी नहीं, तो बस मेरे को ये एश्योरिटी दे देना कि सर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। 11 से 1 आपका टाइम था, आपको ही देंगे। 11 से 1 ना रूटीन बना लो कि मुझे एडवांस टैक्स पढ़ना है, मतलब ये रूटीन टूटने मत देना। सही बता रहा हूँ, इतना बढ़िया तैयारी हो जाएगी, मजा आ जाएगा। सही बता रहा हूँ, बाकी वो आपकी मर्जी है आप किस तरह से प्लान करते हो, बट वेस्ट मत करना, बस मेरा कहने का मतलब ये है जी। ठीक है, अच्छा अब सुनो ध्यान से मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। अब एक बात मेरे को सोच के बताओ जी, तो मतलब रिफंड की बात कहाँ पे निकल के आ रही है, रिफंड की बात निकल के आ रही है कि अगर आपने वैल्यू ज़्यादा निकाल दी थी, अगर आपने वैल्यू ज़्यादा निकाल दी थी, आपने कस्टम ड्यूटी ज़्यादा पे कर दी, इंटरेस्ट उस पर लगा वो ज़्यादा पे कर दिया, बाद में करेक्ट असेसमेंट में वैल्यू कम आ रही है, इंटरेस्ट कम आ रहा है, तो आपको ड्यूटी रिफंड मिलने की बात यहाँ पे होगी। अब बच्चा ये बात करे सर एक बात मेरे को बताना, भाई अगर कस्टम ड्यूटी मैंने पे की है और कस्टम ड्यूटी पेड इन एक्सेस आपने ज़्यादा पे कर दी, किस लिए, ड्यू टू एरर, कोई गलती हो गई, रॉन्ग क्लासिफिकेशन, आपने गुड्स गलत क्लासीफाई कर दिया, मतलब गुड्स क्लासीफाई होना था फॉर एग्जांपल किसी और चीज़ में, आपने क्लासीफाई कर दिया, और जहां क्लासीफाई किया वहां रेट ज़्यादा था, जहां क्लासीफाई करना था वहां रेट कम था, दिक्कत आ गई, आपने ज़्यादा कस्टम ड्यूटी पे कर दी। तो इन केस में गवर्नमेंट ने बोला जो तुमने एक्सेस कस्टम ड्यूटी पे कर दिया उसका रिफंड मिलेगा। और वो रिफंड कैसे मिलेगा देखो जी,
अब यूएसए से मैंने अगर मान लो कोई भी सामान अगर इंपोर्ट की है तो दो केस होंगे, या तो इस सामान को मैं खुद कंज्यूम कर लूंगा या ये सामान मैं आगे किसी को बेच दूंगा। भाई ये दो केस ही तो होंगे ना भाई। या तो क्या हुआ कि मैंने कोई भी सामान इंपोर्ट किया, उस सामान को मैंने पर्सनल कंज्यूम कर लिया, अपने बिजनेस में यूज कर लिया, अपने घर में यूज कर लिया, मतलब आगे मैंने किसी को सेल नहीं किया। एक केस तो निकल के आ रहा है ये, और दूसरा केस निकल के आ रहा है कि बाहर से सामान आया, उसकी मैंने फर्दर सप्लाई कर दी अपने कस्टमर को। उस सेकंड केस में क्या होगा, दो केस निकल के आ रहे हैं। तो देखो यहां पे जी, एक मिस्टर पिंकू है, एक मिस्टर पिंकू है और एक मिस्टर टिंकू है। बोलो बोलो कौन है कौन है? एक मिस्टर पिंकू है और एक मिस्टर टिंकू है। क्या बात है। अब देखो पिंकू जो है, पिंकू ने सेल्फ असेसमेंट की, ड्यूटी पेड ऑन गुड्स और ड्यूटी बर्डन जो है, इन सम केसेस आपने ड्यूटी बर्डन जो है आपने बोर्न कर लिया, मतलब आपने आगे सप्लाई नहीं किया। जब आगे सप्लाई नहीं किया तो ऑब्वियस बात है जो भी आपने ड्यूटी पे की है उसका बर्डन आपकी जेब पर आ गया। एक केस तो ये है। फिर अगर आपने गुड्स आगे बेच दिया, अब अपने गुड्स आगे बेचा अगर मिस्टर टिंकू को, कस्टमर को, तो ड्यूटी बर्डन जो है वो कस्टमर की जेब पे आ गया, क्योंकि ऑब्वियस बात है जब सामान बेचोगे तो जो भी आपने इंपोर्ट ड्यूटी चार्ज की होगी उसका बर्डन जो है वो कंज्यूमर की जेब पे कहीं ना कहीं आएगा। तो कुछ केस में बर्डन इसकी जेब पे आएगा, कुछ केस के अंदर बर्डन कंज्यूमर की जेब पे आएगा। अब बच्चा ये बात कहता है सर हमें याद आ रहा है, अरे सर याद आ गया, तो आपने हमें ना जीएसटी के अंदर भी ये बात बताई थी। आपने जीएसटी के अंदर भी हमें एग्जांपल लेके बताया था कि ये देखो भाई अगर मैंने तुमसे जीएसटी लिया और अगर आगे मैंने सप्लाई नहीं की, तो अगर आगे मैंने सप्लाई नहीं की और मतलब मैंने पहले जीएसटी पे कर दिया तो उसका बर्डन जो है वो मेरी जेब पर आएगा। फिर कुछ केस में एक्सपोर्ट वाले केस में आपने कहा था कि एक्सपोर्ट वाले केस में बर्डन मेरी जेब पर आता है, SEZ वाले केस में बर्डन मेरी जेब पर आता है। बट आपने फर्दर सप्लाई कर दी, आपने बिल रेस किया, उसमें जीएसटी लगा दिया, उसमें बर्डन कंज्यूमर की जेब पे आ गया। तो अब कंज्यूमर की जेब पे जो बर्डन है और आपकी जेब पे जो बर्डन है, अब दोनों में से जिसने भी रिफंड क्लेम करना है वो किस तरह से क्लेम करेगा, वो पॉइंट अब हमारा आगे आ चुका है। तो पहली बात तो ये मत समझना कि हमेशा बर्डन मेरी जेब पर आएगा। मतलब आपने IGST पे किया, आपने कस्टम पे की, अगर फर्दर सप्लाई नहीं की तो बर्डन आपकी जेब पर है। बट अगर आपने फर्दर सप्लाई कर दी है, आपने इनवॉइस रेज कर दी है, तो फिर आपने इनवॉइस के थ्रू बर्डन पास ऑन कर दिया। बस ये पर ध्यान दो जी। तुम दोनों केस यहां पे लेके चलेंगे। अगर बर्डन मेरी जेब पर है तब क्या होगा, अगर बर्डन सामने वाले की जेब पर है तब क्या होगा जी। देखो यहां पे क्या लिखा हुआ है तो गवर्नमेंट कह रही है एप्लीकेशन डालनी पड़ेगी, एप्लीकेशन फॉर रिफंड। आपको रिफंड के लिए अप्लाई करना पड़ेगा जी। अच्छा कोई बोलेगा जीएसटी में रिफंड के लिए अप्लाई करने के टाइम लिमिट क्या थी? अगर आपको याद आ रहा हो बताना एक बार मुझे जी। जीएसटी में रिफंड क्लेम करने की टाइम लिमिट क्या थी? किसी को याद आ रहा हो? मतलब अगर मुझे रिफंड क्लेम करना है तो जीएसटी में कब तक मैं रिफंड क्लेम कर सकता था? बताना एक बार जी, कब तक रिफंड क्लेम कर सकता था जी? हाँ जी, रिफंड क्लेम की बारी कब तक आती थी? याद करो, टाइम लिमिट नालायकों, कुछ तो याद कर लो। अरे बोल दो हैं, ओए ओए अंकल इधर बोल दो भाई। कोई बच्चे तो ऐसे नालायक बच्चे बैठे हैं भाई साहब, खोल के देख रहे हैं, नोटबुक खोल के देख रहे हैं, नोटबुक। इधर आ जा यार, इधर आ जा। हर्षिल कौन है ऊपर, कौन है? खुशी, खुश होने की बात नहीं है ये, मैं कह रहा हूं खुश होने की बात नहीं है। मुझे क्या हो गया सर, मैं डर जाऊंगी। ओए 1 ईयर टाइम लिमिट थी, 1 ईयर थी यार। तुम ना सही बताऊं, किए धरे पर अगर किसी से पानी गिरवाना हो ना, वो तुमसे गिरवा ले। 2 साल की टाइम लिमिट थी, 2 साल की। और एम्बेसी वाले केस में, यूएनओ वाले केस में 18 महीने की टाइम लिमिट थी। याद आ रहा है? कुछ पल्ले पड़ रहा है आपके? GST RFD 01 विद इन 2 ईयर फ्रॉम द रेलिवेंट डेट, याद आ रहा है ना? अब यहां पे भी चेक करना, इधर देखो ध्यान से, इधर देखो जी, एक बार यहां पे चेक करना। देखो जी, एप्लीकेशन जो है वो टाइम लिमिट क्या है जी? सबमिशन ऑफ रिफंड एप्लीकेशन विद इन 1 ईयर फ्रॉम द रेलिवेंट डेट। मतलब 1 साल के अंदर अंदर, 1 साल के अंदर अंदर आपको रिफंड के लिए अप्लाई करना होगा। कितने साल के अंदर? बोलो बोलो बोलो, शाबाश शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया। बस मेरे बच्चे, बस खत्म है जी, खत्म होने वाला है, खत्म। बताओ फटाफट से बोलो, कितने साल के अंदर? 1 साल के अंदर मुझे रिफंड के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। और 1 ईयर कहां से? फ्रॉम द रेलिवेंट डेट।
अब रेलिवेंट डेट क्या है, यहाँ पे दिया हुआ है जी। अगर इंपोर्टर एक्सपोर्टर रिफंड क्लेम कर रहे हैं तो जिस दिन पेमेंट की होगी वहां से आपका 1 साल आएगा। अगर मैं क्लेम बाय अदर पर्सन, मतलब अदर पर्सन मींस बायर, सामने वाली पार्टी अगर रिफंड क्लेम कर रही है तो जब परचेज किया होगा वहां से टाइम लिमिट काउंट होगी। फिर एग्जम्पशन ऑफ ड्यूटी बाय स्पेशल ऑर्डर, इस केस में यहां से काउंट होगी। रिफंड ऑफ ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ, अगर किसी जजमेंट का ऑर्डर आ गया उसकी वजह से अगर रिफंड क्लेम करना पड़ता है, जब जजमेंट का ऑर्डर आया वहां से 1 साल के अंदर, मतलब सिंपल सी बात है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाले केस में विद इन 1 ईयर तुम्हें रिफंड क्लेम करना होगा जी, ठीक है। तो देखो विद इन 1 ईयर आपको रिफंड क्लेम करना होगा। और फिर गवर्नमेंट ने बोला आपके पास रीजन टू बिलीव होनी चाहिए। रीजन टू बिलीव मतलब एविडेंस होनी चाहिए कि यस मेरा रिफंड बनता है। ऐसे नहीं आप डिपार्टमेंट के पास चले गए, आप डिपार्टमेंट के पास गए, आपने डिपार्टमेंट से बोला ओए ओए डिपार्टमेंट, ओए यार लियो यार रिफंड लियो यार, डिपार्टमेंट में कस्टम ड्यूटी का ना 1 लाख रुपये का रिफंड बनता है, रिफंड लिया। अब सोच के बोला डिपार्टमेंट को, आपने बोला कि डिपार्टमेंट 1 लाख रुपये का रिफंड बनता है, मेरा रिफंड लेके आ, तो क्या डिपार्टमेंट ऐसे रिफंड ले आएगा क्या? मतलब ही नहीं है भाई। ऑब्वियस बात है डिपार्टमेंट बोलेगा इधर आ जा भाई, इधर आ, इधर आ, तू इधर आ, ओए इंपोर्टर इधर आ। नहीं तो 1 लाख रुपए का रिफंड मांगने के लिए आया है तो भाई प्रूफ तो करता है रिफंड बनता है भाई। तेरे बोलने से हम तुझे रिफंड थोड़ा अलाउड कर देंगे, तो तेरे पास रीजन टू बिलीव होने चाहिए, रीजन टू बिलीव होने चाहिए, तब जाके यहां पे बात आती है जी, ठीक है जी। चलो जी, तो देखो यहां पे जी रीजन टू बिलीव होने चाहिए। उसके बाद प्रोसेसिंग ऑफ रिफंड। अब प्रोसेसिंग जो होती है जीएसटी में कितना टाइम होता है? देखो जीएसटी से लिंक करके पढ़ोगे ना ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। बोलो बोलो जीएसटी में कितने टाइम में रिफंड आता है? जीएसटी में रिफंड आता है, अरे यार टाइम लिमिट थी ना जीएसटी में सर रिफंड की, हाँ याद आ गया 60 दिन, 60 दिन थी ना, यहाँ पे 3 महीने है। देखो जी प्रोसेसिंग ऑफ रिफंड आपका हो जाएगा जी, प्रोसेसिंग ऑफ रिफंड हो जाएगा विद इन 3 मंथ फ्रॉम द रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन। नहीं तो 6% पर एनम गवर्नमेंट आपको इंटरेस्ट देगी जी। अगर रिफंड टाइमली गवर्नमेंट नहीं देती तो 6% पर एनम का आपको रिफंड मिलेगा। डन है, लॉक कर दूं, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। उसके बाद देखो जी ACDC सेटिस्फाइड दैट रिफंड इज ड्यू। असिस्टेंट कमिश्नर डिप्टी कमिश्नर सेटिस्फाइड हो जाएंगे, यस आपका रिफंड बनता है, तो वो ऑर्डर पास कर देंगे और पैसा कंज्यूमर वेलफेयर फंड में डाल देंगे। आपको मैंने कहा भी था ना, जैसे जीएसटी में यार, जैसे जीएसटी में अगर जीएसटी का रिफंड लेने कोई नहीं आता तो पैसा कहां जाता है बताना मुझे, सोच के बताओ जी। अगर जीएसटी में रिफंड लेने कोई भी नहीं आता तो पैसा कहां जाता है? कंज्यूमर वेलफेयर फंड में ना। वही सेम बात यहां लिखी है कि कस्टम का जो रिफंड है उसका पैसा हम क्रेडिट कर देंगे किस अकाउंट के अंदर? कंज्यूमर वेलफेयर फंड में। अब मुझे ना पता नहीं यार, मेरे दिमाग में ना एक चीज आ रही है, मेरे दिमाग में एक चीज आ रही है जीएसटी में यार, एक पॉइंट और भी था यार, वो क्या था? अनजस्टिस हो गया, अरे यार अनजस्टिस हो गया, अनजस्टिस था ना, अनजस्टिस, अरे यार कुछ था, याद करो नालायक को। वहां पे एक था कि डॉक्ट्रिन ऑफ अनजस्ट एंट्रीचमेंट किस केस में एप्लीकेबल नहीं होगा। मैं दोबारा बोलूंगा, डॉक्ट्रिन ऑफ अनजस्ट एंट्रीचमेंट किस केस में एप्लीकेबल नहीं होगा। मतलब ऐसे कौन से केस होंगे जहां पैसा कंज्यूमर वेलफेयर फंड में नहीं जाएगा, मतलब जहां पैसा रिसीवर को नहीं मिलेगा, तुम्हें ही मिलेगा, तुम रिफंड क्लेम कर सकते हो। याद आ रहा आपको? यस, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। वहां पर मैंने कहा था ना कि अनजस्ट एंट्रीचमेंट जी, ठीक है, तो डॉक्ट्रिन ऑफ अनजस्ट एंट्रीचमेंट वहां पर भी एप्लीकेबल नहीं था और यहां पर भी एप्लीकेबल नहीं है। एक बार चेक करो जी, डॉक्ट्रिन ऑफ अनजस्ट एंट्रीचमेंट नॉट एप्लीकेबल, किस केस में एप्लीकेबल नहीं है? अच्छा कोई मुझे बोलेगा कि डॉक्ट्रिन ऑफ अनजस्ट एंट्रीचमेंट कब एप्लीकेबल नहीं होगा? आपने आप सोच के बताओ भाई। जब बर्डन मैंने पास ऑन कर दिया, जब बर्डन मैंने पास ऑन कर दिया तब की बात कर रहे हैं, या बर्डन मैंने पास ऑन नहीं किया तब की बात कर रहे हैं? मेरे को ये बता दो बस, आप कब रिफंड क्लेम कर सकते हो? आप, हेलो भैया सीधो के बैठे हो, पहले सीधो के बैठे, बिल्कुल ये बताओ आप, मतलब आप जो है सामने बच्चा बैठा है, हेलो भैया आप जो सामने बच्चे बैठे हो, आप रिफंड कब तक क्लेम कर सकते हो? बस ये बता दो जी भाई। आपने अगर रिफंड क्लेम करना है तो आप कब रिफंड क्लेम कर सकते हो? कि अगर आपने बर्डन आगे पास ऑन नहीं किया ना, क्योंकि बर्डन पास ऑन कर दिया फिर तो सामने वाली पार्टी रिफंड क्लेम करेगी। तो मतलब एक्सपोर्ट वाले केस में आप आगे टैक्स चार्ज नहीं करते, मतलब बर्डन पास ऑन नहीं किया, आप रिफंड क्लेम कर सकते हो। जीरो रेटेड सप्लाई वाले केस में आप रिफंड क्लेम कर सकते हो, ठीक है जी। अगर मैंने बर्डन आगे ट्रांसफर नहीं किया मैं रिफंड क्लेम कर पाऊंगा। अगर मैंने वो सामान आगे बेचा नहीं है, अगर मैंने सामान खुद ही यूज कर लिया
तो उस केस के अंदर मैं रिफंड क्लेम कर पाऊंगा। तो मतलब क्वेश्चन बस ये निकल कर कि कहां कहां पर अनजस्ट एट्रीचमेंट नहीं लगेगा, मतलब उनके अकाउंट में रिफंड नहीं जाएगा, रिफंड हमारे अकाउंट में आएगा। एक बार आप चेक करना क्या लिखा है, देखो जी, देखो जी, सबसे पहले ड्यूटी एंड इंटरेस्ट पेड बाय नोटिफाइड क्लास ऑफ पर्सन, मतलब कुछ नोटिफाइड पर्सन जिनको गवर्नमेंट नोटिफाइड कर देगी, कुछ नोटिफाइड पर्सन हैं जिनको गवर्नमेंट नोटिफाइड कर देगी कि इन लोगों को रिफंड आप दे दोगे जी, कंज्यूमर वेलफेयर फंड में नहीं, इनको रिफंड मिलेगा। वो कौन से लोग हैं वो अभी हमारे किसी काम के नहीं है। यहां पे बस ये ध्यान देना कि नोटिफाइड पर्सन भी पहले रिफंड क्लेम कर सकते हैं, ठीक है जी। उसके बाद ड्यूटी एंड इंटरेस्ट पेड ऑन इंपोर्ट मेड बाय एन इंडिविजुअल फॉर पर्सनल यूज, वही बात आ गई, आपने सामान इंपोर्ट किया, आपने आगे नहीं बेचा। अब सोच के बोलना, मान लो फॉर एग्जांपल सामने एक बच्चा बैठा है, क्या नाम है इस बच्चे का, मनीष। अब मनीष को मैंने सामान बेचा और मैंने बर्डन पास ऑन नहीं किया, मनीष चला गया गवर्नमेंट का, उसकी गवर्नमेंट दुहाई हो, गवर्नमेंट ने कहा क्या हुआ, मनीष ने कहा ऐसे 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 ऐसे, गवर्नमेंट क्या हुआ, कह रहे मेरे को रिफंड लेना है, मेरे को रिफंड चाहिए, मेरे पर बर्डन आ गया। गवर्नमेंट ने कहा ओए हो इधर 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 इधर, झूठे इंसान, झूठे मक्कार हैं, चिंटू चिंटी, एक बात मेरे को बता नालायक, तेरी जेब पर बर्डन कैसे आ गया भाई, तेरी जेब पर बर्डन कैसे आ गया भाई साहब, तेरी जेब पर तो बर्डन ही नहीं है, और अगर तेरे पर बर्डन ही नहीं है तो हम तुझे रिफंड नहीं देंगे जी। देखो यहाँ पे जी, अगर आपने पर्सनल यूज कर दिया तो उस केस में बर्डन आपने पास ऑन नहीं किया तो आप रिफंड क्लेम कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद जी वो ड्यूटी एंड इंटरेस्ट पेड बाय इंपोर्ट इफ ही हैड नॉट पास द पर्सन, वही आपने बर्डन पास ऑन नहीं किया तो आप रिफंड क्लेम कर लोगे। ड्यूटी एक्चुअली पेबल इज रिफ्लेक्टेड इन रीअसेस बिल ऑफ एंट्री, अब बिल ऑफ रीअसेस जो आपकी बिल ऑफ एंट्री रीअसेस हो क्या ही है, उसमें जो भी आपने ड्यूटी पे की है उसका आप रिफंड क्लेम कर सकते हो एक्सपोर्ट वाले केस में। और ऑब्वियस बात है कि अगर आपने डीबी के नहीं क्लेम किया तो डीबी के वाले केस में भी आप रिफंड क्लेम कर सकते हो। तो इनमें से कोई भी 5 केस आपको याद होने चाहिए जो एग्जाम के अंदर बन सकते हैं, और एग्जाम में एक बार नहीं सर, ओल्ड सिलेबस में तो कई बार क्वेश्चन बन चुका है जी, ओल्ड सिलेबस में कई बार क्वेश्चन बन चुका था क्या कि डॉक्ट्रिन ऑफ अनजस्ट एंट्रीचमेंट के प्रोविजन एप्लीकेबल कब नहीं होंगे। अब क्यों नहीं बनता, क्योंकि देखो 5 नंबर फिक्स है वैल्यूएशन के, अब बाकी 5 नंबर कहां से आएंगे उसके लिए बड़ी लड़ाई चल रही है। मतलब कमाल के, देखो कस्टम के टोटल मिला के 8 और 2 लेक्चर रिकॉर्डेड, कस्टम के 10 लेक्चर, 2 लेक्चर 5 नंबर के, और बाकी 8 लेक्चर में 5 नंबर का कहां से बनेगा, आपस में लड़ाई चल रही है, समझ पा रहे हो। तो ये प्रॉब्लम है भाई, सिंपल सी बात ये निकल के आ रही है कि आपके एग्जाम में अगर क्वेश्चन बन गया कि डॉक्ट्रिन ऑफ अनजस्ट एट्रीचमेंट कहां नहीं लगेगा तो ये 5 पॉइंट आपको पता होने चाहिए। अच्छा अब एक बात मेरे को बताना, अब जो मैंने ये रिफंड क्लेम किया, जो मैंने रिफंड क्लेम किया, मैंने क्या बोला, ये रिफंड आपने कब क्लेम किया बताओ एक बार जी। सर लास्ट टाइम 15 लेक्चर नहीं, लास्ट टाइम भी हर्षिल टोटल मिला के 11 लेक्चर थे और वो 1-1 घंटे के थे। अगर आप YouTube पे देखोगे टोटल मिला के 11 लेक्चर हैं और वो 1-1 घंटे के, 1 घंटे, सवा घंटे, 1 घंटे 5 मिनट के, और आपके जो लेक्चर हैं 1.25-2 घंटे के, 2 घंटे के भी कई लेक्चर गए हैं, तो आपके उनसे ज़्यादा ही लगे हैं, टेंशन मत लो, आपके सारे लेक्चर ज़्यादा लगे हैं। और जो उनमें 4 लेक्चर लगे हैं वो प्रैक्टिस क्वेश्चन के हैं, वो तो मैं यूट्यूब पे कराऊंगा ही कराऊंगा जी। आपसे सारे ज़्यादा ही लगे हैं। अब एक बात मेरे को सोच के बताओ जी, अब ये जो कस्टम ड्यूटी का मैं रिफंड क्लेम कर रहा हूं, हाँ जी, अब जो एक कस्टम ड्यूटी का मैं रिफंड क्लेम कर रहा हूं, तो एक कस्टम ड्यूटी का कौन सा रिफंड क्लेम कर रहा हूं, मेरे को बताना कौन सा रिफंड क्लेम कर रहा हूं, बताना मुझे एक बार जी, बताओ ना एक बार, ये कस्टम ड्यूटी का मैं रिफंड कौन सा क्लेम कर रहा हूं कि अगर मैंने गवर्नमेंट को एक्सेस कस्टम पे कर दिया उसी का तो रिफंड क्लेम कर रहा हूं ना। अगर मैंने गवर्नमेंट को एक्सेस कस्टम ड्यूटी पे कर दिया तो उसी का तो मैं रिफंड क्लेम कर रहा हूं, अगर मैंने गवर्नमेंट को एक्सेस कस्टम ड्यूटी पे कर दी। अब एक बात मेरे को सोच के बताना जी, मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, जो मैंने कस्टम ड्यूटी और इंटरेस्ट अगर एक्सेस पे कर दिया उसका रिफंड समझ में आ गया। अब मेरा क्वेश्चन है, क्या मैं इंपोर्ट ड्यूटी, या कई बार मैंने कहा था कि एक्सपोर्ट पे भी ड्यूटी लगती है,
वैसे सारे गुड्स एक्सपोर्ट वाले एग्जम्प्ट होते हैं, बट मैंने कहा था कि कुछ गुड्स ऐसे होते हैं जहाँ पे एक्सपोर्ट ड्यूटी देनी पड़ती है। तो क्वेश्चन बस ये निकल कह रहा है क्या मैं इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ड्यूटी का भी रिफंड क्लेम कर सकता हूँ? भाई यहां तो हम किसकी बात कर रहे हैं कि अगर हमने गवर्नमेंट को एक्सेस पे कर दिया, अगर हमने गवर्नमेंट को एक्सेस पे कर दिया उसका रिफंड, अगर मैंने गवर्नमेंट को ज्यादा पे कर दिया उसका रिफंड। बट क्वेश्चन यार है क्या मैं एक्सपोर्ट ड्यूटी, अगर एक्सपोर्ट पे ड्यूटी लगी है या इंपोर्ट ड्यूटी का भी रिफंड क्लेम कर सकता हूं? गवर्नमेंट कह रही यस क्लेम कर सकते हो जी। अब मैं आपको आगे जाके दिखाने जा रहा हूं जी। यहाँ पे देखना, देखो जी सेक्शन 26 रिफंड ऑफ एक्सपोर्ट ड्यूटी इन सर्टेन केस, कि आप एक्सपोर्ट ड्यूटी का भी रिफंड क्लेम कर सकते हो। और इससे एक अगला सेक्शन है सेक्शन नंबर 26 कैपिटल ए, उसमें लिखा हुआ है रिफंड ऑफ इंपोर्ट ड्यूटी, मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट दोनों ड्यूटी का रिफंड क्लेम कर सकते हो। अब मैं सिंपल सी बात बोल दूं, अगर एक्सेस ड्यूटी का रिफंड क्लेम करना है तो रेलिवेंट डेट आपकी 1 साल है। यहाँ पे कई बच्चे गलती करके आते हैं जी, अगर आपको एक्सेस ड्यूटी का रिफंड क्लेम करना है तो डेट आपकी 1 साल है, रेलिवेंट डेट। और अगर आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट ड्यूटी का रिफंड क्लेम करना है तो विद इन 6 मंथ आपको रिफंड के लिए अप्लाई करना होगा। मतलब अगर मैं नॉर्मल रिफंड की बात करूंगा कि अगर मैंने गवर्नमेंट को ज्यादा कस्टम पे कर दिया तो जो एक्सेस वैल्यू का रिफंड क्लेम करना है उसके लिए विद इन 1 ईयर। बट अगर मुझे इंपोर्ट ड्यूटी या एक्सपोर्ट ड्यूटी का रिफंड क्लेम करना है उस केस में 6 महीने में मुझे रिफंड के लिए अप्लाई करना होगा। बस ये बात ध्यान दो जी। और ये बात मैं नहीं कह रहा, ये बात लॉ में लिखी हुई है कि इस वाले केस में 6 महीने की टाइम लिमिट होती है और नॉर्मल रिफंड वाले केस में 1 साल की टाइम लिमिट होती है। बस ये बात ध्यान देना जी, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जी, अब एक्सपोर्ट ड्यूटी का रिफंड कब क्लेम कर सकते हो? सेक्शन 26 प्रोवाइड दैट द रिफंड ऑफ एक्सपोर्ट ड्यूटी सब्जेक्ट टू द फुलफिलमेंट ऑफ फॉलोइंग कंडीशन। सबसे पहली कंडीशन, गुड्स आर रिटर्न टू सच पर्सन अदरवाइज देन बाय वे ऑफ सेल। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या, एक बात मेरे को सोच के बताना जी। इसका मतलब क्या है? एक बात मेरे को सोच के बताओ, एक बात मेरे को सोच के बताओ। मैंने किसी को ना सामान एक्सपोर्ट किया, मैंने किसी को सामान एक्सपोर्ट किया। अब जब किसी को सामान मैंने एक्सपोर्ट किया तो उस एक्सपोर्ट पे मान लो एक्सपोर्ट ड्यूटी जो है वो पे कर दी। भाई एक्सपोर्ट पे एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाई और वो मैंने पे कर दी। फिर क्या हुआ, उसके हाथ में सामान आया, उसने कहा यार ये सामान तो भाई साहब डिफेक्टिव है यार। जैसे देखो यहाँ पे ना, अगर आपको दिख रहा हो ये बोतल गिर गई थी मेरे से और ये बोतल में ना छेद हो गया था, मतलब छेद इन सेंस ये बोतल मुड़ गई थी। जैसे कई बार गाड़ी पे टक्कर लगने से गाड़ी अंदर खुब नहीं जाती, भाई गाड़ी मुड़ जाती है, वैसे ही बोतल मुड़ी पड़ी है। इसने कहा यार, बाहर वाले ने कह रहा यार विवेक तो यार ऐसा इंसान यार हद हो गई यार, नहीं कोई तुक बन रहा है, मतलब बोतल पुरानी दे दी यार। मतलब यहाँ ऊपर चांदी के परत है, ऊपर भाई साहब ये सारा तांबा निकल रहा है और ये बोतल मुड़ी हुई है, ठीक है जी, ये डिफेक्टिव है, ये डिफेक्टिव है। उसने क्या कर दी, सेल रिटर्न कर दी, उसने सेल रिटर्न कर दी। अब सोच के बोलना, जो मैंने एक्सपोर्ट पे ड्यूटी पे की थी तो क्या गवर्नमेंट को वो ड्यूटी वापस करनी पड़ेगी, नहीं करनी पड़ेगी? यस करनी पड़ेगी। उस केस में आप रिफंड अलाउड हो जाएगा जी। तो मतलब अगर मैंने किसी एक्सपोर्ट पे ड्यूटी पे की और बाद में वो गुड्स मेरे पास वापस आ गया, अदर देन रीजन सेल, मतलब उसने सेल नहीं किया, उसको छोड़ के वापस आ गया, फॉर एग्जांपल डिफेक्टिव है, टूटा हुआ है या बेकार है, या आपने कहा वापस ले लो, सेल रिटर्न ले लो, उस केस में गवर्नमेंट कह रही है कि जो तुमने ड्यूटी पे की थी उसका तुम रिफंड क्लेम कर सकते हो। अगला फिर कब क्लेम कर सकता हूं जी? अगला देखो जी, अगला गवर्नमेंट कह रही है गुड्स आर री इंपोर्टेड विद इन 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सपोर्ट। मतलब एक्सपोर्ट करने के विद इन 1 ईयर आपने वो गुड्स दोबारा इंपोर्ट कर लिया। हेलो अंकल, हेलो बाबू भिंडी, शिमला, बैंगनी, इधर देखो। पहले केस में क्या बोला, आपने एक्सपोर्ट किया, वापिस आ गया, अदर देन द रीजन ऑफ सेल। अब वापिस कैसा है, डिफेक्टिव था, खराब था, जो मर्जी था, सेल नहीं किया उसने। सेकंड केस कह रहा है कि अगर आपने एक्सपोर्ट किया और विद इन 1 ईयर आपने वो दोबारा से इंपोर्ट कर लिया, आपने एक्सपोर्ट किया और विद इन 1 ईयर आपने दोबारा से वो गुड्स इंपोर्ट कर लिया, तो जो आपने एक्सपोर्ट पे ड्यूटी पे की होगी ना वो वापस मिल जाएगी। आपको याद आ रहा है? अरे यार याद नहीं आ रहा। एक ना कल हमने कुछ किया था, इंपोर्ट करने के बाद एक्सपोर्ट करना, इंपोर्ट करने के बाद एक्सपोर्ट करना, और इंपोर्ट करने के बाद एक्सपोर्ट करते हैं, जो इंपोर्ट पे ड्यूटी पे करते हैं उसका कुछ मिल जाता है यार। याद क्यों नहीं आ रहा यार, कल की क्लास थी यार, पुड़िया खानी पड़ेगी।
पुड़िया खानी पड़ेगी, पुड़िया तब जाके याद आएगा। अरे सर कुछ कहा था आपने, अरे याद कर लो नालायकों। आपको मैंने कहा था कि इंपोर्ट पर अपनी ड्यूटी पे की है, एक्सपोर्ट पे अगर आगे कोई ड्यूटी नहीं है तो उस केस में ड्यूटी ड्रॉबैक मिलेगा। ड्यूटी ड्रॉबैक मिलता था, ड्यूटी ड्रॉबैक। अब गवर्नमेंट कह रही है सेम, आपने गुड्स एक्सपोर्ट किया विद इन 1 ईयर, अगर दोबारा से उसको इंपोर्ट कर लिया तो जो आपने एक्सपोर्ट पे ड्यूटी पे की होगी उसका रिफंड क्लेम कर सकते हो जी। वो उसकी बात कर रहे हैं। अब पुड़िया का मतलब यार पुड़िया दवाई की भी हो सकती है, तुम क्या सोचते हो पुड़िया सस्ता नशा, ठीक है, यही तुम्हारे दिमाग में आता है, पता नहीं सस्ता नशा कहाँ से आ रखा है, ठीक है नहीं। उसके बाद देखो एन एप्लीकेशन ऑफ रिफंड विद इन 6 मंथ, आपको मैंने बोल दिया कि 6 महीने के अंदर आपको एप्लीकेशन डालनी है रेलिवेंट डेट से आपको रिफंड क्लेम करने के, तो यहाँ पे 6 महीने की लिमिट होती है एक्सपोर्ट वाले केस में। इंपोर्ट ड्यूटी का भी रिफंड क्लेम कर सकते हो, वही आपने गुड्स इंपोर्ट किया डिफेक्टिव है, आप वापस कर दोगे रिफंड क्लेम कर लोगे। आपने डीबी के क्लेम नहीं किया, आपने कहा मेरे को डीबी के क्लेम नहीं करना, मुझे रिफंड क्लेम करना, आप रिफंड क्लेम कर लो जी। इंपोर्टर ने अपने गुड्स का टाइटल ही लिंकिश कर दिया, इंपोर्टर एक्सपोर्ट द गुड्स और लिंकिश इज टाइटल, मतलब आपने गुड्स का टाइटल उसने लिंकिश कर दिया, उसने कहा अब ये गुड्स मुझे लेना ही नहीं है, मैं टाइटल लिंकिश कर रहा हूं, तो जो भी अगर उसने इंपोर्ट ड्यूटी पे की होगी उसका वो रिफंड क्लेम कर सकता है। या गुड्स आपके डिस्ट्रॉय हो गए, कमर्शियली वैल्यूलेस हो गए, मतलब उसकी वैल्यू 0 हो गई किसी वजह से, किस वजह से कि कस्टम मतलब कस्टोडियन के पास गुड्स पड़े थे, वहीं पड़े पड़े गुड्स खराब हो गए, तो भाई साहब मैं कस्टम ड्यूटी क्यों पे करूं, और अगर मैंने ड्यूटी पहले पे कर दी है उस केस के अंदर मुझे रिफंड क्लेम करना पड़ सकता है जी। तो इंपोर्ट वाले केस में रिफंड क्लेम कर सकते हो, और विद इन 6 मंथ वही सेम बात लिखी है कि आपको अप्लाई करना पड़ेगा। और जो गुड्स अगर पेरिशेबल गुड्स होंगे, पेरिशेबल में जिनकी शेल्फ आइटम कम होती है, दूध दही आटा दाल चीनी, ये कुछ दिन में खराब हो जाते हैं, तो अगर पेरिशेबल गुड्स है अगर उनकी एक्सपायरी जा चुकी है उस केस में आप रिफंड क्लेम नहीं कर पाओगे, बस ये बात ध्यान दो जी। डन है जी। क्लियर है। यार ये क्या चल रहा है यहाँ पे, ये नहीं, ये चैट बॉक्स में क्या चल रहा है सर, ये पॉइंट समझ लो, आज लास्ट क्लास है, लास्ट क्लास का मतलब ये नहीं होता कि यहाँ पे आके अपनी बातें करोगे, कि ये बातें करने के लास्ट क्लास नहीं है। मैं से डांट खा के मत चले जाना आज, मैं सोच रहा हूँ कि चलो लास्ट क्लास है, प्यार से आराम से, कहीं बिना बात के आप डांट खा के जाओ, आपका भी मूड खराब हो मेरा भी मूड खराब हो, ठीक है ना। तो मतलब मैं चाहता हूँ अच्छे नोड पे हमारा बैच खत्म हो, अच्छे नोड पे, बेस्ट नोड पे, जिसको हम याद कर सकें, नालायक। ठीक है जी, चलो जी, हाँ सॉरी 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 सॉरी, ठीक है जी। तो अब ये पॉइंट हमारा था रिफंड का, तो बस रिफंड में कौन कौन सी बातें ध्यान देने वाली हैं। पहली बात देखो रिफंड को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो। अगर आपने एक्सेस कस्टम ड्यूटी पे की है उसका आप रिफंड क्लेम कर सकते हो, इंपोर्ट ड्यूटी का वो रिफंड क्लेम कर सकते हो, एक्सपोर्ट ड्यूटी का वो रिफंड क्लेम कर सकते हो। एक्सेस अगर आपने पे कर दी तो विद इन 1 ईयर आप रिफंड क्लेम कर सकते हो। इंपोर्ट ड्यूटी वाले केस में 6 महीने में रिफंड क्लेम करोगे, एक्सपोर्ट ड्यूटी वाले केस में 6 महीने में रिफंड क्लेम करोगे। कुछ केस में डॉक्ट्रिन ऑफ अनजस्ट एट्रीचमेंट नहीं लगता, वो किस केस होते हैं कि जहां पे आपने नॉर्मली बर्डन पास ऑन नहीं किया वहां आपको रिफंड मिल जाता है, या कुछ केस गवर्नमेंट ने नोटिफाइड किए हैं वहां आपको रिफंड मिल जाता है जी। ठीक है, ये सारी बातें आपके निकल के आ रही हैं जी, ये सारी बातें हमने यहाँ पे डिस्कस की हैं। और अगर विद इन टाइम आपको रिफंड नहीं मिलता, अगर विद इन टाइम आपको रिफंड नहीं मिलता तो 6% पर एनम गवर्नमेंट आपको इंटरेस्ट भी देगी, बस ये पर ध्यान दो जी। डन है जी, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। चलो जी, इधर देखना ध्यान से। अभी ये सारी बातें कंप्लीट करने के बाद ना, अब ये टॉपिक तो हमारा था रिफंड वाला, ये टॉपिक हमारा रिफंड वाला था जी। अब अगला जो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, वैसे वो मैं डिस्कस करा चुका हूं, वैसे हम डिस्कस कर चुके हैं, बट फिर भी उसमें कुछ बातें मेरी बची हैं जो मुझे आपको बतानी है। एक बात मेरे को सोच के बताओ सर, एक टॉपिक है वेयर हाउस का, वेयर हाउस का, इसका क्वेश्चन भी ओल्ड सिलेबस के अंदर बना है, न्यू सिलेबस में मेरे ख्याल से 1 या 2 बार बना होगा, उसके बाद क्वेश्चन बना नहीं है। उसका एक चांस है, ठीक है, उसका एक चांस बन सकता है कि हाँ भाई इस बार शायद एग्जाम में क्वेश्चन बन जाए, बट वो बनेगा 1 या 2 नंबर का, 5 नंबर का इसमें से क्वेश्चन नहीं बनेगा जी। इस टॉपिक में से बनेगा तो वो 1 या 2 नंबर का ही बनेगा जी। अच्छा आप सुनना ध्यान से जी, चलो
इधर देखो ध्यान से, इधर देखो, ठीक है, इधर देखो। अब एक बात मेरे को सोच के बताना, पहले मेरे को ये बताओ, अगर सामान जैसे मान लो ये पोर्ट है, इधर देखो ध्यान से, मान लो ये ना फॉरेन पोर्ट है, ठीक है जी, ये फॉरेन पोर्ट है, और ये मान लो मेरा घर है जी, ये मान लो मेरा घर है, ये मेरा घर है, ये फॉरेन पोर्ट है, ठीक है। मेरे को बस ये बता दो कि अगर ये इंडियन पोर्ट है और ये फॉरेन पोर्ट है, तो क्या ये जरूरी है कि बाहर से सामान मुझे घर ही लेकर आना है? पहले मेरे को ये बताओ, मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, क्या ये जरूरी है कि बाहर से सामान मुझे घर ही लेके आना है, या मेरे पास और कोई रास्ता भी होता है? बस मेरे को ये क्लियर कर दो कि क्या ये जरूरी है कि अगर मेरा सामान फॉरेन पोर्ट पे आ गया, सॉरी इंडियन पोर्ट पे आ गया, इंडियन पोर्ट पे, तो इस पोर्ट से ये सामान मुझे डायरेक्टली घर ही लेके आना है, क्या ये जरूरी है या और कोई रास्ता भी है? बिल्कुल सही बात है, अंशिता ने बिल्कुल सही बोला। अंशिता कह रही है सर आपने बताया था कि अगर आपको घर लेके नहीं आना ना, तो यहां पे ना वेयर हाउस भी होते हैं, और वो होते हैं कस्टम के वेयर हाउस, होते हैं कस्टम के, तो आप इस सामान को वेयर हाउस में रखवा सकते हो, ठीक है जी। और वेयर हाउस में रखने के वेयर हाउस चार्जेस होते हैं, तो फिर वहां से हम घर के लिए क्लियर करवा सकते हैं। आपने हमें बताया भी था कि ये वाली बिल ऑफ एंट्री व्हाइट कलर की होती है, फिर ये वाली बिल ऑफ एंट्री येलो कलर की होती है, और ये वाली बिल ऑफ एंट्री ग्रीन कलर की होती है, ये आपने हमें पहले बताया था। अब इसमें हमें डिस्कस क्या करना है? सबसे पहला पॉइंट, जो वेयर हाउस होते हैं वो कितनी तरह के होते हैं? जो वेयर हाउस होते हैं वो कितनी तरह के होते हैं? अच्छा एक बात मेरे को बताना, आज गवर्नमेंट सब कुछ अपने अंडर रखना चाह रही है या चीज़ों को प्राइवेटाइज भी करना चाह रही है? मतलब गवर्नमेंट क्या चाह रही है, क्या सब कुछ हमारे अंडर रहे? सोच के बताओ, आपको क्या लग रहा है कि गवर्नमेंट प्राइवेटाइजेशन की तरफ है या नहीं है? मतलब गवर्नमेंट को प्राइवेट लोगों का पैसा चाहिए नहीं चाहिए? यस या नो? प्राइवेटाइजेशन, बिल्कुल सही बात है। मतलब प्राइवेट वेयर हाउस भी, मतलब प्राइवेट लोगों को गवर्नमेंट बुला सकती है। अब मैं आपको बता दूं जी, और देखो आप सब जानते हो यार, इंपोर्ट एक्सपोर्ट इतना बढ़ रहा है कि गवर्नमेंट के जो खुद के वेयर हाउस है ना, वो वेयर हाउस कम पड़ रहे हैं। अब गवर्नमेंट कह रही है ना, अगर हम अपने वेयर हाउस खोलेंगे हमारी इन्वेस्टमेंट लगेगी, पैसा हमारे पास पैसे ही नहीं है भाई, पैसा हमारे पास वैसे ही नहीं है, क्योंकि हमारे पास और भी तो काम है। तो हम ये चाहते हैं कि प्राइवेट वेयर हाउस भी बने। तो यार वेयर हाउस जो होते हैं कस्टम में, वो दो तरह के होते हैं, एक तो पब्लिक वेयर हाउस होते हैं, एक होते हैं प्राइवेट वेयर हाउस। अब ये दोनों वेयर हाउस ना, इन दोनों को लाइसेंस मिलता है, और बिना लाइसेंस के कोई भी वेयर हाउस काम नहीं कर सकता। मतलब ऐसा नहीं है कि मान लो मेरी दुकान है, कस्टम वाले आगे उसने कहा तेरी अपना दुकान में ना जगह पड़ी है, थोड़ा सा सामान यहाँ पे रख ले यार, तो मेरे से किराया ले लियो। तो इस तरह से मैं सामान रख नहीं पाऊंगा जी। मतलब जितने भी कस्टम के वेयर हाउस होते हैं सबको लाइसेंस मिले होते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, और वो लाइसेंस लेने के बाद ही सामान वहां पे रख पाएंगे, उसके चार्जेस ले पाएंगे। अब बच्चा ये बात कहते हैं सर एक बात बताओ, जैसे आपने कहा कि पोर्ट से अगर वो वेयर हाउस में सामान लेके जाएंगे तो हमें ड्यूटी पे नहीं करनी होती, वेयर हाउस से घर में लेके जाएंगे तो हमें ड्यूटी पे करनी होती है। तो वेयर हाउस जो होते हैं, मतलब आपने बोला दो तरह के होते हैं, पब्लिक हो गया प्राइवेट हो गया, तो क्या दोनों वेयर हाउस में कहीं भी सामान लेके जाएं तो क्या हमें ड्यूटी नहीं पे करनी होती? आंसर इज नो। ये कहने को प्राइवेट वेयर हाउस है, बट है ये गवर्नमेंट के अंडर ही है, ये गवर्नमेंट के अंडर ही प्रॉपर लाइसेंस मिला हुआ इसको। तो गवर्नमेंट कहते हैं भाई साहब जो हमारे वेयर हाउस है या चाहे प्राइवेट वेयर हाउस है, इन दोनों में सेम कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल है। मतलब सामान तुम कहीं पर भी रखो, तुम्हें ना तो इस टाइम पर ड्यूटी पे करनी है ना यहाँ पे। जब इन दोनों से तुम घर लेके जाओगे उस टाइम पर ग्रीन कलर की बिल ऑफ एंट्री फाइल करोगे, उस टाइम पर तुम ड्यूटी पे करोगे। तो चलो पहला कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया जी। वेयर हाउस की कितनी कैटेगरी होती है जी? बताओ जी, जो कस्टम के वेयर हाउस होते हैं कितनी कैटेगरी होती हैं? 3? हाँ जी 3 या 2 कैटेगरी होती हैं? 2 कैटेगरी होती हैं। बोलो 2 कैटेगरी होती है, कौन कौन सी? पब्लिक और प्राइवेट। अब एक बताऊं और बताऊं, एक कैटेगरी यहां पे गवर्नमेंट ने अभी और नोटिफाइड की है, जिसको हम बोलते हैं, एक तो है पब्लिक वेयर हाउस, एक है प्राइवेट वेयर हाउस, और एक हम बोलते हैं स्पेशल वेयर हाउस। स्पेशल वेयर हाउस। अब ये स्पेशल वेयर हाउस ना, ये किसी स्पेशल गुड्स के लिए होते हैं। जैसे गवर्नमेंट बाहर से मान लो कोई भी सामान मंगा रही है, जैसे आर्म्स एंड एमुनेशन मंगा रही है, बंदूक मंगा रही है, बंदूकें मंगा रही है, गोले बारूद मंगा रही है,
अपनी डिफेंस के लिए कोई चीज मंगा रही है जी, ठीक है नहीं। अब गवर्नमेंट क्या कहती है इसको ना हम अलग से स्टोर करें, इसको नॉर्मल वेयर हाउस में स्टोर ना करें। मतलब ऐसा नहीं है कि इसको हम यहाँ स्टोर करें, यहाँ स्टोर करें, इनके लिए हम स्पेशल वेयर हाउस क्रिएट करना चाह रहे हैं। और आपकी जानकारी के बता दूं, ये स्पेशल वेयर हाउस जो होते हैं ये 100% गवर्नमेंट होली ओन्ड होते हैं, मतलब फुली ओन्ड होते हैं गवर्नमेंट के द्वारा। इस पे कंट्रोल सिर्फ गवर्नमेंट का ही होता है। इसमें लोग जो बंदे होते हैं ना, इंसान जो होते हैं वो भी गवर्नमेंट के होते हैं। रीजन क्योंकि यहाँ पे ऐसा सामान होता है जिसकी गवर्नमेंट अच्छे से टेक केयर करना चाहती है, जो अपने कंट्रोल में रखना चाहती है, जो अपने पास रखना चाहती है। इसलिए गवर्नमेंट ने एक और वेयर हाउस क्रिएट किया, दैट इज स्पेशल वेयर हाउस। ये होते प्राइवेट लोगों के जी, मैं दोबारा बोल दूं, ये होते प्राइवेट लोगों के ही, ये होते प्राइवेट लोगों के लिए, बट ये 100% होली ओन्ड होते हैं, जो गवर्नमेंट के कंट्रोल में होते हैं जी, ठीक है। तो 3 वेयर हाउस की कैटेगरी हो गई। एक तो हो गया पब्लिक वेयर हाउस, एक हो गया प्राइवेट वेयर हाउस, एक हो गया स्पेशल वेयर हाउस। ये नॉर्मल होते हैं, नॉर्मल लोगों का सामान इसमें, मतलब कोई भी सामान इसमें रख सकता है, ये लाइसेंस इनको मिलता है जी। और ये स्पेशल वेयर हाउस होते हैं, स्पेशल पर्पस के लिए होते हैं, जो नोटिफाइड आइटम होंगी उन्हीं को इसमें रख पाएंगे, उसको छोड़ के कोई भी आइटम इस वेयर हाउस में नहीं रखी जाएगी। बस ये बात ध्यान दो जी। चलो अब ये पॉइंट तो क्लियर हो गया। बच्चा कहता है सर अगला मेरा क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है वत्सल। ओ माय गॉड वत्सल, तुम इतना क्यों मुस्कुरा रहे हो? क्या गम है जो मुझसे छुपा रहे हो? वत्सल बताओ। क्या बताऊं सर, बताओ ना वत्सल। एक बात बताओ, अगर वेयर हाउस में सामान रखना है तो क्या जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी कभी भी सामान तुम रख सकते हो? मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि मतलब क्या सामान तुम कस्टम के वेयर हाउस में कब तक रख सकते हो? मतलब एक टाइम तो होगा ना भाई, एक टाइम तो होगा ना भाई, इतने टाइम तक तुम्हें सामान निकालना पड़ेगा, क्योंकि गवर्नमेंट को भी तो ड्यूटी चाहिए ना भाई, गवर्नमेंट को भी ड्यूटी चाहिए। तो अब सुनना ध्यान से, मैं कहना क्या चाह रहा हूं। अब गवर्नमेंट कहती है देखो जी, अगर तुम ध्यान सुना, बहुत ध्यान सुना जी। अब गवर्नमेंट के देखो जी, अगर तुम नॉर्मल पर्सन हो, अगर तुम नॉर्मल पर्सन हो, सर नॉर्मल पर्सन का मतलब क्या होता है? जैसे मान लो मैं हूं, मैं सामान बाहर से लाता हूं, इंडिया में सेल करता हूं, पर्सनल सेल करता हूं, थोड़ा बहुत एक्सपोर्ट कर देता हूं। और एक होते हैं स्पेशल पर्सन, इनको हम बोलते हैं जो यूनिट लोकेटेड होती है 100% ईओयू। आपने एक नाम सुना होगा, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट। शायद मेरे ख्याल से ना प्रोफेशनल में कोई किसी पेपर में है ये ईओयू वाला कॉन्सेप्ट। तो आज ना कई सारी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट होती हैं जिनका मेन पर्पस क्या होता है? एक्सपोर्ट करना होता है भाई। बाहर से सामान लाते हैं, स्टोर करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, सामान लाते हैं, स्टोर करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं। वो इंडिया में बहुत कम सामान बेचते हैं। मतलब उनका मेन पर्पस ही क्या है? उनका मेन पर्पस ही एक्सपोर्ट करना है। क्या कि ताकि फॉरेन रिजर्व इंडिया में आता रहे, उनका मेन पर्पस है ये। अब सोच के बोलना गवर्नमेंट को फायदा किसमें है जी? मेरा पूरी क्लास से बस क्वेश्चन ही निकल के आ रहा है कि गवर्नमेंट को इन दोनों में से फायदा किसमें है भाई? नॉर्मल पर्सन पर फायदा है या एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट जो होती हैं उसमें फायदा है? बताना मुझे, फायदा किसमें है? आंसर दो मुझे। हाँ रिया, रिया, रिया बताओ ना, फायदा किस में? गवर्नमेंट का फायदा किस में? जैन साहब बता दीजिए मेरे को, फायदा किस में गवर्नमेंट का? आपका नाम ले लिया, बर्थडे मन गया आपका, है हो गए खुश, ना कोई पार्टी, ना कोई केक, ना कोई मोमोज, ना कोई पिज्जा, है बस नाम, सर नाम ले लेना, मेरा बर्थडे विश कर देना। ऐसा थोड़ा होता है। बाकी सारे बच्चे जो बैठे हैं ऐसे हाथ करके कि उनके हाथ में केक रखा जाएगा तो वो कहाँ से आएगा? ठीक है जी। फायदा किसमें है? बहुत बढ़िया जी, ईओयू वाले केस में है जी। फायदा किसमें? ईओयू वाले केस में। तो अब गवर्नमेंट कहते विवेक, नॉर्मल यूनिट जो होती हैं उनके पास टाइम लिमिट जो है वो है 1 साल की जी। और जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट होती है ना, वो टिल क्लियरेंस, मैं दोबारा बोलूंगा, टिल क्लियरेंस, मतलब जब तक तुम क्लियर नहीं करवाते तब तक, जब तक तुम क्लियर नहीं करवाते तब तक वो सामान तुम वेयर हाउस में रख सकते हो। कमाल की बात देख रहे हो जी? मतलब आप कमाल की बात देख रहे हो जी? आज आप कमाल की बात देख रहे हो। मतलब गवर्नमेंट ने क्या बोला कि नॉर्मल पर्सन अगर है, नॉर्मल है भाई, अगर वो वेयर हाउस में सामान रखना चाह रहा है तो 1 साल की लिमिट है। और कहने को 1 साल है भाई साहब, हेलो अंकल, अंकल मैं आपको बताऊं, कहने को 1 साल है, कहने को 1 साल है।
कहने को 1 साल है, 90 दिन के बाद इंटरेस्ट लगना स्टार्ट हो जाता है। देख रहे हो गवर्नमेंट की पागलपंती। मतलब गवर्नमेंट कह रही विवेक, विवेक ऐसा कर, तू ना अपना सामान ना तू वेयर हाउस में रख दे वेयर हाउस में, हम तुझे 1 साल का टाइम दे रहे हैं, 1 साल तक तू रख सकता है, बट 90 दिन के बाद से इंटरेस्ट लगना स्टार्ट हो जाएगा। है बेकार की बात। मतलब मैं 90 दिन के बाद से वेयर हाउस में रख तो सकता हूं 1 साल तक, बट इतने टाइम का मुझे इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। बताओ क्या पागलपंती की है जी। और जबकि ईओयू वाले केस में टिल क्लियरेंस तक की लिमिट है, वहां पे इंटरेस्ट की बात नहीं है। यहां पे गवर्नमेंट कह रही है कि वैसे 1 साल की लिमिट है, बट 90 डेज के बाद तुम्हारे ऊपर इंटरेस्ट एप्लीकेबल हो जाएगा। आप खुद सोच के बताओ, मतलब गवर्नमेंट जो वो क्या कहना चाह रही है, एक्चुअल में क्या कहना चाह रही है जी, बताओ जी। गवर्नमेंट एक्चुअल में कहना क्या चाह रही है, पता कहना क्या चाह रही है, तुम 90 दिन सामान रखो, तुम 90 दिन सामान रखो। मैंने क्या पता क्या बोला, जैसे अपना मेरे पास अपना क्या नाम है, अपना वत्सल आया। वत्सल कह रहा सर मैंने सुना दिल्ली में आपका फ्लैट खाली पड़ा है, तो क्या रह सकता हूँ। मैं कहा वत्सल यार तुम ना 1 साल तक रह सकते हो, वत्सल तुम ना मेरे फ्लैट में ना 1 साल तक रह सकते हो, बट 90 दिन के बाद ना तुम मुझे किराया दे देना। वत्सल कह रहे हैं नहीं, समझा नहीं मैं आपकी बात सर। मतलब 1 साल तक रह सकता हूं आपने बोला, और 90 दिन के बाद किराया दे देना, ये क्या मतलब है। आप तो भगाने वाली बात करो। मैं कहा भाग जाओ, निकलो फटाफट से निकलो, फटाफट जल्दी निकलो, अरे जल्दी बैग उठाओ। सर ये कोई मतलब क्या हुआ, ये कोई मतलब थोड़ा हुआ भाई 1 साल तक रह सकता हूं और 90 दिन के बाद फिर मेरे को किराया देना पड़ेगा। यही गवर्नमेंट कहना चाह रही है वेयर हाउस वाले केस में, कि तुम अपना सामान वेयर हाउस में 1 साल तक रख सकते हो, बट 90 दिन के बाद तुम्हारे ऊपर इंटरेस्ट लगना स्टार्ट हो जाएगा। ये गवर्नमेंट कहना चाह रही है। ठीक है जी, डन है बस। वेरी गुड उर्वशी अब समझ गई जी। उर्वशी अब समझ गई है कि अल्टीमेटली 3 महीने तक सिर्फ वेयर हाउस चार्जेस पे करने पड़ेंगे, इंटरेस्ट पे नहीं करना। 3 महीने के बाद अगर सामान रखना है विद इंटरेस्ट रखा जाएगा। वेयर हाउस चार्ज तो लगेंगे, इंटरेस्ट भी लगना स्टार्ट हो जाएगा जी। और मैक्सिमम लिमिट जो है वो 1 साल की लिमिट है, बस ये बात ध्यान दो जी। ठीक है, डन है, कोई दिक्कत तो नहीं। फिर बाकी आपको ये बात तो आपको मैंने पहले भी क्लियर की थी कि अगर वेयर हाउस से अगर सामान घर लेके जाना है तो सेक्शन 68 की बिल ऑफ एंट्री फाइल होती है, ग्रीन कलर की बिल ऑफ एंट्री फाइल होती है। वहाँ पे आप वेयर हाउस चार्जेस पे करते हो, वहाँ पे आप ड्यूटी पे करते हो। ये सारी बातें आपको पहले भी बता चुका हूँ। ठीक है नी। अब एक पॉइंट बस थोड़ा सा और मेरे को बताना है। अब ना बच्चा ये बात कहता है सर जैसे मेरे मन में ना एक डाउट आ रहा है, तो मैं को बताओ क्या डाउट आ रहा है। सर डाउट ये आ रहा है जैसे ये इंडियन पोर्ट है, ठीक है जी, जैसे ना ये इंडियन पोर्ट है। सर आज आप सबके नाम ले लो, मैं कोई बात नहीं क्लास के एंड में ना सबके नाम ले लूंगा, जितने भी आज लाइव बच्चे बैठे हैं सबके नाम ले लूंगा क्लास के एंड में। अभी क्लास तो खत्म होने दो, अगर अभी नाम लेने बैठ जाऊंगा क्लास के एंड तक नाम ही चलेंगे फिर। ठीक है, इधर देखो ध्यान से। मान लो ये हमारा इंडियन पोर्ट है। सर ड्यूटी, सर इंटरेस्ट ड्यूटी पे लगेगा या किस पे लगेगा? ड्यूटी पे। आपको प्रोविजनल ड्यूटी कैलकुलेट करनी पड़ेगी जी, आपको प्रोविजनल ड्यूटी कैलकुलेट करनी पड़ेगी, उस ड्यूटी पे इंटरेस्ट लगेगा जी। इधर सुना ध्यान से, ये इंडियन पोर्ट है और ये आपका वेयर हाउस बना हुआ है, ये वेयर हाउस बना हुआ है, और ये आपकी प्रीमाइस है जी। ये मान लो मिस्टर वीजी है, ठीक है, ये मान लो मिस्टर वीजी है। बच्चा अगर सर एक डाउट आ रहा है, आपने कहा कि अगर मेरे को डायरेक्टली सामान क्लियर नहीं करवाना तो मैं यहां जा सकता हूं और यहां से यहां जा सकता हूं। भाई यहां से यहां सामान वेयर हाउस में रखूंगा, उसके बाद फिर यहां से यहां मैं सामान घर के लिए क्लियर करवा लूंगा। और जब मैं ये घर के लिए क्लियर कराऊंगा, इस टाइम पर मुझे ड्यूटी पे करनी है, इस टाइम पर मुझे कोई ड्यूटी पे नहीं करनी। मैं कह रही बिल्कुल सही बात है। सर एक बस डाउट मेरे मन में आ रहा है, मतलब गवर्नमेंट को नुकसान नहीं हो सकता? जैसे मान लो ये 100 करोड़ रुपए का सामान है, तो अगर कल गवर्नमेंट की ड्यूटी मारी गई तो भाई अगर कल इंसान बोले कि मेरे को वेयर हाउस से निकालना ही नहीं है, मैं दिवालिया हो गया,
या मैं ड्यूटी पे ही नहीं कर सकता, या मान लो इसने भाई साहब छुपके से सामान किसी को बेच दिया, गवर्नमेंट को पता नहीं लगा, इसने जो ऑफिसर वहां बैठे उनको पैसे खिला दिए, सामान रातों रात बिकवा के खुद इंडिया से निकलने की बात कर रहा है। मतलब मैं कहना चाह रहा हूं कि क्या गवर्नमेंट कहीं ना कहीं इनसिक्योर है या नहीं है? भाई क्या गवर्नमेंट को नुकसान होने के चांसेस है या नहीं है? बिल्कुल है ना। अब गवर्नमेंट कहती है सुन विवेक मेरी बात, हम एक कॉन्सेप्ट निकालने जा रहे हैं जिसको हम बोलते हैं इनटू बॉन्ड और हम बोलते हैं एक्स बॉन्ड। एक बार दोबारा बोलो क्या बोलते हैं? एक बोलते हैं इनटू बॉन्ड और एक बोलते हैं एक्स बॉन्ड। अब गवर्नमेंट कहते हैं विवेक इधर आ, इधर क्या नाम है आपका? पूजा को बुलाते पूजा इधर आओ। क्या हाल है? बढ़िया सब कुछ, घर परिवार पक्का? चलो अब एक बात बताना पूजा, एक बात बताओ, आपने कहा सर गवर्नमेंट को नुकसान हो सकता है, तो एक कॉन्सेप्ट निकाला इनटू बॉन्ड और एक्स बॉन्ड। इनटू बॉन्ड का मतलब क्या? अब गवर्नमेंट कह रही विवेक इधर आ, कि जब तू वेयरहाउस में सामान रखेगा, तो अब तुझे जितनी तेरी ड्यूटी निकल के आ रही है ना, उसका मल्टीप्लाई 3 टाइम्स तुझे एक बॉन्ड गिरवी रखना पड़ेगा, एक बॉन्ड इशू करना पड़ेगा, एक बॉन्ड हमें जमा करवाना पड़ेगा। सर ये बॉन्ड क्या मतलब क्या होता है? बॉन्ड मीन सिक्योरिटी। बॉन्ड मीन सिक्योरिटी की अगर कल तू हमें पैसा नहीं दे पाया तो हम ये सिक्योरिटी इन कैश करवा के अपनी रिकवरी कर लेंगे, बस ये बात ध्यान दो। अच्छा मतलब एक तरह से गवर्नमेंट श्योर होना चाह रही है कि अगर मान लो कल ये पैसा नहीं दे पाया तो गवर्नमेंट को नुकसान ना हो, इसलिए गवर्नमेंट सर ये काम करवा रही है। आंसर इज यस। अब गवर्नमेंट कह रही विवेक एक बात बता, अगर कल मान ले ये पैसा नहीं दे पाया, हम कहां पीछे पीछे भागेंगे जी? हमें तो पता ही नहीं है, बड़ी दिक्कत वाली बात है। तो और कमाल की बात देखो जी, एक नहीं दो नहीं, जितनी ड्यूटी है उसका 3 टाइम्स, थ्राइस। आपके प्रोफेशनल के एग्जाम में कई बार क्वेश्चन बन चुका है, कितनी वैल्यू का बॉन्ड हमें भरना होता है? तो 3 टाइम्स ऑफ ड्यूटी। कई बुक्स में ट्वाइस लिखा हुआ है, इंस्टीट्यूट की बुक में अभी तक ट्वाइस लिखा हुआ था, मेरे ख्याल से अब जाके इन्होंने चेंज किया है, अब वहां पे थ्राइस वर्ड है। मतलब आपके एग्जाम में अगर क्वेश्चन बन जाए ट्रू और फॉल्स के अंदर, तो ये बात ध्यान देना कि वेयरहाउस में अगर एंट्री लेनी है तो जितनी ड्यूटी है उसके 3 गुना के बराबर बॉन्ड एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, बस ये बात ध्यान दो। अरे यार सिस्टम नहीं, मैं यहाँ पे खड़ा हुआ तो मेरे पैर में वायर अटक गई, और वायर अटक गई वो स्विच बाहर खिंच गया, इस चक्कर में काम खराब हो गया। ठीक है चलो इधर सुनो ध्यान से, मैं आपको क्या 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 बता रहा था। मैं आपको ये बता रहा था, एक मिनट रुक जाओ, अब नोट्स खोलने तो पहले। हाँ अब मैं आपको ये बता रहा था कि जैसे मान लो, एक मिनट रुको अब ध्यान से, अब यहाँ पे ना ध्यान रखना पड़ेगा। अब मान लो फॉर एग्जांपल मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, अब ये वेयरहाउस है, ये वेयरहाउस है, ठीक है जी, चारों तरफ कोहरा ही कोहरा था। इधर सुनो ध्यान से, इधर सुनो। अब मान लो ये ना वेयरहाउस है, ठीक है। अब इस वेयरहाउस में अगर मान लो मेरे को सामान रखना है, अगर इस वेयरहाउस के अंदर सामान रखना है, तो मेरा पूरी क्लास में बस क्वेश्चन ये है, तो क्या वो सामान मतलब सिर्फ वेयरहाउस चार्जेस पे करूंगा तो काम चल जाएगा, या मुझे सिक्योरिटी भी गिरवी रखनी पड़ेगी? मतलब मुझे एक बॉन्ड एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, कितनी वैल्यू का? 3 टाइम्स, मतलब जो भी ड्यूटी है उसके 3 गुना का बॉन्ड मुझे एग्जीक्यूट यहाँ पे करना पड़ेगा। अब एक बात मेरे को सोच के बताना जी, अब जब मान लो वेयरहाउस से मैं सामान घर लेके जा रहा हूँ, इधर इधर इधर, हेलो अंकल इधर। अब अगर वेयरहाउस से मैं सामान घर लेके जा रहा हूँ, तो अगर मैं सामान वेयरहाउस से घर लेके जाऊंगा, तो क्या जो मैंने पहले बॉन्ड एग्जीक्यूट किया था, क्या अब वो बॉन्ड रिडीम हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? बताना मुझे जी, बस मेरे को ये बोल दो कि अब जब मैं वेयरहाउस से सामान घर लेके जाऊंगा, मतलब अगर मैं सामान यहां से अगर मैं घर लेके जा रहा हूं, तो क्या अब वो बॉन्ड जो है, क्या वो अब वो बॉन्ड रिडीम हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? बताना मुझे, मेरे को बस ये क्लियर कर दो। ये जो बच्चा नालायक सामने बैठा है, ये मेरे से डांट खा के 3-4 बच्चे, हर्ष, ये हर्ष यस, हर्ष हो गया, वत्सल हो गया, मनीष हो गया, अभिषेक हो गया, इन चारों ने आतंक मचा रखा है जी, और मैं चाह नहीं रहा कि मैं आपको डांटूं, ठीक है जी। मुझे आंसर दो फटाफट से जी। हाँ जी, तो क्या उस बॉन्ड को रिडीम करेंगे, नहीं करेंगे? यस करेंगे, तो उसको पता क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं एक्स बॉन्ड।
उसको हम बोलते हैं एक्स बॉन्ड। तो दो बॉन्ड होते हैं। आपके एग्जाम में ये भी क्वेश्चन बना हुआ है 2 नंबर के अंदर कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इनटू बॉन्ड और व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्स बॉन्ड, और इनटू बॉन्ड और एक्स बॉन्ड में क्या फर्क है। तो इनटू बॉन्ड का मतलब होता है जो एंट्री पर बनाया जाता है। एंट्री कहाँ पे, अगर वेयरहाउस में एंट्री चाहिए तो उस केस में जितनी ड्यूटी है उसके 3 टाइम्स का बॉन्ड आपको एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। मैं दोबारा बोलूंगा, जितनी आपकी ड्यूटी है उसके 3 टाइम्स का बॉन्ड आपको एग्जीक्यूट करना पड़ेगा जी। और एक्स बॉन्ड के अंदर गवर्नमेंट कहना चाहिए कि जब वहां से एग्जिट लोगे, जब वहां से एग्जिट लोगे तो एग्जिट पर भी एक बॉन्ड एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। उसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं एक्स बॉन्ड। बस ये बात ध्यान देना जी। है जी, लॉक कर दे। अच्छा एक बात मेरे को और बताओ जी, अगर वेयर हाउस में सामान पड़ा है, वो सामान है तो मेरा, तो क्या उसको जाके मैं चेक कर सकता हूँ? यस। क्या उसको एक कंटेनर को, मतलब उसके कंटेनर की पैकिंग रीपैकिंग कर सकता हूँ? यस। मतलब सिंपल सी बात है, वेयर हाउस में जाके मैं कुछ भी कर सकता हूँ बट उसको क्लियर नहीं कर सकता विदाउट ड्यूटी। बस इतनी सी बात ध्यान देना। कस्टमर को दिखाना है, कस्टमर को मैं दिखा सकता हूँ, ठीक है जी। उसकी इंस्पेक्शन कर सकता हूँ, उसकी चेकिंग कर सकता हूँ, कंटेनर की पैकिंग रीपैकिंग कर सकता हूँ, बट मैं विदाउट ड्यूटी के क्लियर नहीं कर सकता। उसको छोड़ के मैं कुछ भी कर सकता हूँ। बस ये बात ध्यान दो जी, ठीक है जी। तो ये बातें आपके देखो यहाँ वेयर हाउसिंग में लिखी हैं कि आपके वेयर हाउस कितनी तरह के होते हैं। पब्लिक वेयर हाउस हो गया, प्राइवेट वेयर हाउस हो गया, स्पेशल वेयर हाउस हो गया, ठीक है। ये आपके वेयर हाउस है। आपको सारी थ्योरी नहीं पढ़नी, जो जो मैंने सिर्फ येलो में हाईलाइट किया हुआ है ना, ये जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है, ये वही देखो वेयर हाउसिंग बॉन्ड हो गया। अब आपको मैं दिखाऊं, देखो वेयर हाउसिंग बॉन्ड में क्या लिखा है, देखो यहाँ पे लिखा है ना ट्रिपल ड्यूटी बॉन्ड कस्टम। आपको ट्रिपल ड्यूटी का बॉन्ड भरना होता है, वेयर हाउसिंग बॉन्ड हो गया जी, ठीक है। मतलब ये जो मैंने येलो में हाईलाइट किए ना, ये आपके पास की ये मेन की पॉइंट है। कितने टाइम के लिए वहाँ पे रखना है, देखो 1 ईयर हो गया, नॉर्मल केस में 1 ईयर हो गया जी, नॉर्मल केस में 1 ईयर हो गया। और अदर उसमें देखो यहाँ पे नॉर्मल केस में आपकी 1 साल की लिमिट है, यहाँ पे भी देखो विद इन 1 ईयर है। और अदर देन इसके मतलब ईओयू वाले केस में चाहे इनपुट हो चाहे कैपिटल गुड्स हो, टिल क्लियरेंस तक की लिमिट होती है। बस ये पर ध्यान देना चाहिए, ठीक है। तो जो ये हाईलाइट मैंने की है ना, उसके बाद देखो अगर वेयर हाउस में सामान पड़ा है तो मुझे पावर है इंस्पेक्ट करने की, उसे डील करने की, उसको अलग अलग करने की और किसी को दिखाने की, ये सारी बातें मैं कर सकता हूँ जी, ठीक है। तो मतलब सिंपल सी बात बस ये निकल के आ रही है कि वेयर हाउस में अगर कोई सामान पड़ा है, आप उसमें कुछ भी कर सकते हो बिना ड्यूटी के, बस वो सामान क्लियर नहीं कर सकते। बस ये बात ध्यान देना चाहिए। एक्चुअली में सारा सामान चेक होता है या सिर्फ स्टैम्प ले चेक करते हैं? नहीं, सारा सामान चेक नहीं होता जी। सारा सामान, हर चीज सारा सामान पॉसिबल ही नहीं है ना, सारा सामान तो पॉसिबल ही नहीं है। उसके बाद देखो कैंसलेशन बॉन्ड। अब कैंसलेशन कब होगा? ऑब्वियस सी बात है, जब आप सामान उसको वहां से घर के लिए क्लियर कराओगे, उस केस में बॉन्ड आपका कैंसिल हो जाएगा। तो जो भी आपने बॉन्ड एग्जीक्यूट किया था वो आपको वापस मिल जाएगा, क्योंकि आपने अब ड्यूटी पे कर दी है। तो जो भी बॉन्ड था वो सारा का सारा कैंसिल हो जाएगा जी, ठीक है जी। एक्स बॉन्ड वाला फिर से बता दूं जी, एक्स बॉन्ड वाला फिर बता रहा हूं। क्या नाम है, भरत एक्स बॉन्ड का मतलब ये होता है कि जब सामान आप वेयर हाउस से घर लेके जा रहे हो, जब भी सामान आप वेयर हाउस से घर लेके जा रहे हो, तो मैं वेयर हाउस से घर लेके जा रहा हूं, अब मैं सामान वेयर हाउस से घर लेके जा रहा हूं तो मैं ड्यूटी पे कर रहा हूं। तो जो मैंने पहले बॉन्ड भरा था, तो क्या वो बॉन्ड अब रिडीम होगा? नहीं होगा, रिडीम होगा ना भाई। मैंने आपको गिरवी रख दिया था, मैं कहा साहब अगर मैं पेमेंट ना कर पाऊं ना तो ये मेरी प्रॉपर्टी बेच देना, ठीक है, इसको तुम इन कैश करवा के रिकवरी कर लेना। बट अब जब मैंने ड्यूटी पे कर दी है, तो क्या वो बॉन्ड पहले वाला उसको कैंसिल करना पड़ेगा? नहीं करना पड़ेगा? यस, कैंसिल करना पड़ेगा। उसको बोलते हैं एक्स बॉन्ड। तो इनटू का बॉन्ड, इनटू का मतलब क्या होता है कि वेयर हाउस में जाना, उस टाइम पर बॉन्ड भरना। एक्स बॉन्ड का मतलब वहां से एग्जिट लेना, उस टाइम पर बॉन्ड कैंसिल करना, इसको एक्स बॉन्ड बोलते हैं जी। बिल्कुल ही, पे करने के बाद ही रिडीम होता है। जब आप ड्यूटी पे कर दोगे तो बॉन्ड आपका तभी रिडीम होगा, बिना ड्यूटी पे किए बॉन्ड आपका रिडीम नहीं होगा जी, ठीक है जी। बिना ड्यूटी पे किए बॉन्ड आपका रिडीम नहीं होगा जी। ये बेकार की बातें मत करो जी, किसी बॉक्स में डेड बॉडी हुई तो, ठीक है जी, ये बेकार की बातें मत करो। बॉन्ड मतलब क्या चल रहा है, कोई गेम चल रही है क्या? बाहर से सामान आ रहा है, बाहर से स्कैन होके आ रहा होगा ना,
ये टाइम वेस्ट कर रहे हैं कई बच्चे जी। यस यस कुणाल यस, ठीक है जी। इधर देखो ध्यान से, अब एक लास्ट टॉपिक है छोटा सा, एडवांस रूलिंग। ये टॉपिक ना मेरे ख्याल से आपने शायद कहीं पढ़ा नहीं है वैसे, या पढ़ा नहीं, जीएसटी के अंदर पढ़ा है ना आपने। जीएसटी में एक टॉपिक पढ़ा होगा एडवांस रूलिंग का, जो मुझे ध्यान आ रहा है। जीएसटी में एक चैप्टर हमने किया था अपील का भी, और एक चैप्टर हमने वहां पर किया था एडवांस रूलिंग का भी, अगर आपको ध्यान आ रहा हो। याद है एडवांस रूलिंग का एक चैप्टर आपने वहां पे किया था जीएसटी में, ठीक है जी। आपने जीएसटी में टॉपिक किया था ना एडवांस रूलिंग का। सर ये बॉन्ड में बैंक गारंटी, आप बैंक गारंटी भी दे सकते हो, अपनी प्रॉपर्टी भी गिरवी रख सकते हो, कोई ज्वेलरी की आइटम भी गिरवी, मतलब गवर्नमेंट कह रही है कि जो ड्यूटी है उसके 3 गुना में सिक्योरिटी चाहिए। चाहे वो बैंक गारंटी दे दो, चाहे प्रॉपर्टी अटैच करवा दो अपनी, वो तुम्हारे ऊपर है कि तुम्हें देना क्या। भाई हमें इंश्योरिटी चाहिए कि अगर कल तुम ड्यूटी ना दे पाए तो हम रिकवरी कर सकते हैं। और वो चाहे बैंक वाले हमें गारंटी दे दें, चाहे तुम प्रॉपर्टी यहां पे रख दो, ठीक है। इधर सुना ध्यान से, अब आप में से कोई बताएगा एडवांस रूलिंग का मतलब क्या होता है? नाम से ही पता लग रहा है यार। प्लीज एक बार सीधो के बैठ जाओ, प्लीज अच्छे से बैठ जाओ, सिर्फ 15-20 मिनट की बात है। और मैं चाहता हूं कि मतलब लास्ट क्लास भी ना सेम पैटर्न पर जाए जैसे हमारी सारी क्लास गई हैं। ये हरकतें नहीं होनी चाहिए। 15-20 मिनट सुन लोगे ना मेरी बात, उसके बाद चाहे जो मर्जी हरकतें कर लेना, चाहे अपना सिर नीचे पैर ऊपर कर लेना, ठीक है जी। मुझे वो शीर्षासन करके दिखा देना, काम खत्म, ठीक है जी। बट उससे पहले ना यहाँ पे मेरी बातें सुन लो भी। अब सुनना ध्यान से, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। अब एडवांस का मतलब क्या होता है जी? एडवांस का मतलब होता है पहले। एडवांस का मतलब होता है जी पहले, ठीक है जी। एडवांस मतलब पहले, और रूलिंग का मतलब होता है डिसीजन, ठीक है जी। अब देखो एडवांस रूलिंग, अब एडवांस रूलिंग, एडवांस का मतलब क्या है? पहले। एडवांस का मतलब क्या है? पहले। और रूलिंग का मतलब क्या होता है? डिसीजन। मतलब पहले डिसीजन, कि आपको डिसीजन जो है ना किसी काम को करने से पहले ही सुना दिया जाएगा, इस काम का रिजल्ट क्या होगा। जैसे एक बात मेरे को बताओ, अब बच्चा ये बात कहता है सर ये कॉन्सेप्ट गवर्नमेंट क्यों लेकर आई? ये बातें आपने जीएसटी के अंदर भी समझी होंगी, क्योंकि सर देखो जीएसटी स्टार्टिंग में नया था, तो लोगों को ना पता नहीं था वैल्यू कैसे निकालनी है, टाइम ऑफ सप्लाई कैसे आएगा, किस तरह से हमारा पीओटी निकलेगा, किस तरह से हमारी एग्जम्पशन नोटिफिकेशन आएंगी, कैसे हम क्लासीफाई करेंगे। तो होता पता क्या है, जो रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस होते हैं ना, उनका एक्सपीरियंस बहुत होता है, तो वो अपने एक्सपीरियंस से बता देते हैं कि आप जो भी काम करो उसका रिजल्ट क्या होने वाला है। और ये अथॉरिटी जो है ना, ये अथॉरिटी सिर्फ कस्टम में नहीं है, ये अथॉरिटी जीएसटी के अंदर भी है, ये अथॉरिटी इनकम टैक्स के अंदर भी है, हर एक्ट में होती है। उसका एक रीजन है। एक बात बताओ, अरे एक फॉरेनर है, फॉरेनर इंडिया में कोई काम करने जा रहा है, इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है, उसको ना दिल में डर है कि यार अगर मैं ये काम करूंगा तो पता नहीं कितना पैसा लगेगा, क्या टैक्स लाइबिलिटी आएगी, तो मुझे डर है। मैं पैसा लगाने से नहीं डर रहा, पैसा मैं लगा दूंगा, बट थोड़ा सा मुझे पहले क्लियर कर दो क्या होगा। जैसे कई बार होता नहीं, और जैसे मान लो कोई एक बच्चा है, अब आपको बताओ आकांक्षा का एग्जीक्यूटिव में रैंक 1 आया था। आकांक्षा का एग्जीक्यूटिव में रैंक 1 आया था, तो प्रोफेशनल का जो मेरा लास्ट लाइव बैच था, तो मतलब कई बार होता है ना कि आपको ना पता लग जाता है। जैसे मुझे मेरे दिमाग में कई बच्चे इस टाइम चल रहे हैं जिनसे मैं पूरी उम्मीद कर रहा हूँ रैंक की, तो खास तौर पर मैं अभी उन्हें बता नहीं रहा कि वो ओवर कॉन्फिडेंस में ना आ जाए, ठीक है, क्योंकि उनके डाउट से, उनके बातचीत करने के ढंग से, उनकी सिंसियरिटी से मुझे लग जाता है कि इस बच्चे का रैंक आने के चांसेस हैं, या ये बच्चा निकाल सकता है। और एक बच्चे ने हुड़दंग मचा रखा है, जैसे होते हैं ना बांदर होते हैं, कूदते, मतलब यहाँ से वहाँ कूदना, यहाँ से वहाँ कूदना। अब मैंने कहा यार भाई थाम बा क्या हो गया? तो अब मैंने कहा यार देखो यार, मैं कहा यार तुम्हारे ना पढ़ने का तरीका गलत है। अगर तुम पढ़ने का तरीका सही नहीं करोगे ना तो रिजल्ट तुम्हारा नेगेटिव आ जाएगा। मतलब मैं कहना क्या चाह रहा हूं कि जो मेरे एक्सपीरियंस है, उस एक्सपीरियंस से मैं एक जजमेंट पास करूंगा। आई एम नॉट श्योर कि वो सही होगी या गलत होगी, मुझे नहीं पता। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा तुम बहुत बढ़िया पढ़ रहे हो जी, मैंने कहा तुम बहुत बढ़िया पढ़ रहे हो, तुम्हारा रैंक आ सकता है,
रैंक आने की कैपेबिलिटी है। तो मुझे नहीं पता रैंक आएगा नहीं आएगा, बट जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है, जो तुम्हारे डाउट्स हैं, जो तुम्हारी डेडिकेशन है, वो मुझे कहलवा रही है कि तुम्हारा रैंक आ सकता है जी। तो वही से एडवांस रूलिंग है। एडवांस रूलिंग के अंदर भी क्या है कि अगर मान लो सर मैंने कोई गुड्स इंपोर्ट किया, ये गुड्स अगर मुझे इंपोर्ट करना है तो उसको क्लासीफाई कहाँ करेंगे भाई? कहाँ क्लासीफाई करेंगे? यहाँ क्लासीफाई करेंगे, यहाँ क्लासीफाई करेंगे। क्यों? मुझे डर है, क्योंकि अगर यहाँ क्लासीफाई करेंगे तो रेट ऑफ इंपोर्ट ड्यूटी ये है, यहाँ क्लासीफाई करेंगे तो रेट ऑफ इंपोर्ट ड्यूटी ये है। तो मेरे को समझ ही नहीं आ रहा, या मेरे हाथ में एग्जम्पशन नोटिफिकेशन लगेगी नहीं लगेगी, मेरी वैल्यू किस तरह से निकलेगी, मेरी कस्टम ड्यूटी कितनी आएगी, तो मुझे बताओ तो सही ना भाई। कल मैं गुड्स इंपोर्ट एक्सपोर्ट करके बैठ जाऊं, मुझे पता ही ना हो, कस्टम वाले मुझे पकड़ ले, मैं तो फंस जाऊंगा। तो मैं ये चाहता हूं कि कुछ बातों को ना मेरे को पहले से ही क्लियर कर दिया जाए क्या होगा। इसको एडवांस रूलिंग बोलते हैं जी। सर आपको आपने सर ने बताया था सीए फाइनल में आप भी सबको बता दो तो सबको मोटिवेशन मिलेगा। आप भी सबको बता दो, सबको मोटिवेशन मिलेगा। नहीं, मैं बताऊंगा ठीक है। कई बच्चे मेरे दिमाग में हैं जो अच्छी मेहनत कर रहे हैं और अच्छे उनके रिजल्ट आने की मुझे पूरी उम्मीद है, और मैं कोई बड़ी बात नहीं उनको पर्सनल मैसेज करके बता दूं कि तुम मेहनत करो। अब वो क्या पता सारे बच्चे भी सकते हैं, क्योंकि मैं सही बता रहा हूँ, दिल से कह रहा हूँ, झूठ नहीं बोलूँगा। ये बैच में ना मुझे बहुत सारे कई बच्चे ऐसे दिखे हैं जो वाकई कुछ कर सकते हैं, और इतना उस लास्ट वाले बैच में नहीं था, लाइव वाले बैच में नहीं था इतना। मतलब बच्चे उसमें पार्टिसिपेट करते थे बट गिने चुने, बट ये पूरे बैच में हर बच्चे ने पार्टिसिपेट किया है। और इवन गूगल ड्राइव वाले बच्चे भी सर, आप मानोगे नहीं, मुझे व्हाट्सएप करते हैं अपने होमवर्क, वो इतने अच्छे बच्चे बने हुए हैं। तो मुझे इस बैच से तो पूरी उम्मीद है, ठीक है। और मैं कुछ बच्चों के नाम लेके बता भी सकता हूँ जी, ठीक है। चलो अब एक मिनट यहाँ पे देखो, पहले इधर देखो ध्यान से रही। अब पहले तो इन्होंने ये बोला कि एडवांस रूलिंग कॉन्सेप्ट क्यों लेकर आए, ताकि लिटिगेशन कम से कम हो, लोगों को क्लैरिटी मिल जाए कि क्या करना है, इसलिए एडवांस रूलिंग कॉन्सेप्ट लेके आए ना। अब मैं आपको ये दिखाता हूँ, इस टॉपिक को जो आपने करना है वो कहाँ से करना है, मैं आपको वो दिखा रहा हूँ। ये पूरे चैप्टर की समरी दी हुई है, देखो ये पूरे चैप्टर की समरी है, इसमें पूरा टॉपिक कवर हो जाएगा आपका। अभी बताता हूँ, रुक जाओ, अभी इसमें पूरा टॉपिक कवर हो जाएगा। देखो अब यहाँ पे क्या है, प्रोसीजर ऑफ एडवांस रूलिंग कैन बी समराइज एज फॉलोज। अब सबसे पहले क्या है, एप्लीकेशन मेड बाय एप्लीकेंट बिफोर द एप्लीकेंट अथॉरिटी। मतलब गवर्नमेंट कहना चाह रही है कि एप्लीकेंट जो है, मतलब जैसे मान लो मैं हूं, मुझे जानना है। अच्छा बच्चा कहता है सर एक बात बता सकते हो भाई, एडवांस रूलिंग के पास हम क्या क्या जानने जा सकते हैं। जैसे पंडित होता है, पंडित, आप एक बात हो, पंडित एक्चुअल में क्या है सर? एक्चुअल में जो लोग भविष्य बता रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, एडवांस रूलिंग ही तो कर रहे हैं भाई। पहले से ही डिसीजन बता देना कि तुम्हारा क्या होगा, और वो उनका एक्सपीरियंस कह रहा है, उनकी एजुकेशन कह रही है, होगा नहीं होगा वो भी 100% श्योर नहीं है, बट दैट इज एडवांस रूलिंग ना। तो एडवांस रूलिंग मतलब अब सर कौन कौन जा सकता है, किस किस इशू के लिए जा सकता है, तो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं जी। अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे एडवांस रूलिंग के पास कौन कौन जाएगा, कौन कौन से इशू हैं, तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे देखना है। ये देखो ये इशू है जी, क्वेश्चन फॉर विच एप्लीकेशन फॉर एडवांस रूलिंग कैन बी फाइल्ड। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में 2 नंबर के अंदर बन सकता है जी। ये एग्जाम में 2 नंबर के अंदर बन सकता है, ये एग्जाम में 2 नंबर के अंदर पक्का पक्का बन सकता है कि ऐसे कौन कौन से मैटर हैं जो कस्टम में एडवांस रूलिंग के पास जा सकते हैं। अब ऐसे कौन कौन से मैटर हैं, देखो सबसे पहला क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स, कि मेरा गुड्स कहाँ पे क्लासिफाई होगा जी। फॉर एग्जांपल अब ये बोतल है जी, अब ये बोतल है, अब सोच के बोला ये बोतल है। अब बोतल में मान लो बोतल की कैटेगरी है जी, अब कस्टम में ना तांबे की बोतल अलग लिखी हुई है, कॉपर की बोतल मान लो अलग है, स्टील की बोतल अलग है, और फिर कॉपर बोतल प्लस सिल्वर कोटिंग ये अलग है। अब इसमें मान लो सिल्वर की कोटिंग भी है, ये कॉपर की बोतल भी है, तो मैं को कंफ्यूज हो रहा हूँ यार, ये बोतल कॉपर बोतल में कवर करूँ या विद सिल्वर, मतलब विद सिल्वर कोटिंग कवर करूँ, या इसको नॉर्मल बोतल में कवर करूँ, तो मैं कंफ्यूज हूँ। मतलब मुझे क्लासीफाई करवाना है कि मेरा गुड्स कहाँ पे क्लासीफाई होगा, प्लीज मुझे बताओ। मुझे कस्टम ड्यूटी देनी है, मुझे गुड्स इंपोर्ट करना है, आई वॉन्ट टू नो कि इस पर कितनी ड्यूटी मुझे को पे करनी है। इसलिए गवर्नमेंट कहते तुम मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें बताऊंगा जी कस्टम ड्यूटी किस पे करनी है। तो क्लासिफिकेशन के लिए जा सकते हैं, एप्लीकेशन ऑफ नोटिफिकेशन, कि नोटिफिकेशन मेरे ऊपर एप्लीकेबल होगी या नहीं होगी। भाई एग्जाम्पशन नोटिफिकेशन है, उसमें उन्होंने बोला जी बोतल एग्जाम्प्ट है,
अब बोटल एग्जाम्प्ट है, बोटल कौन सी एग्जाम्प्ट है, तो क्या ये बोटल की एग्जाम्पशन नोटिफिकेशन क्या मेरे ऊपर लगेगी, नहीं लगेगी, एडवांस रूलिंग के पास जा सकता हूं मैं। उसके बाद डिटर्मिनेशन वैल्यू, अगर मुझे वैल्यू निकलवानी है, क्योंकि मेरे को वैल्यू निकालनी नहीं आ रही, कितनी वैल्यू निकल के आएगी, उसके लिए एडवांस रूलिंग के पास जा सकता हूं जी। डिटर्मिनेशन ऑफ ओरिजिन ऑफ गुड्स, इस गुड्स का ओरिजिन कहां से हुआ, ताकि मुझे पता लगे कि इंपोर्ट ड्यूटी मोस्ट फेवर्ड नेशन है, मोस्ट फेवर्ड नेशन नहीं है, नॉर्मल रेट लगेंगे, प्रेफरेंशियल रेट लगेंगे, तो मुझे इसके बारे में जानना है जी। उसके बाद जी एनी अदर मैटर टू बी नोटिफाइड, और कोई मैटर जो गवर्नमेंट नोटिफाइड करेगी, इन सब मैटर के लिए एडवांस रूलिंग के पास आप जा सकते हो। तो अगर मैं सिंपल सी बात करूं, इन सबसे रिलेटेड अगर तुम्हें कोई भी इशू है, इन सबसे रिलेटेड अगर तुम्हें कोई भी इशू है, उसके लिए तुम एडवांस रूलिंग के पास जा सकते हो। तो बच्चा कहता है सर क्या करेंगे, सबसे पहले तो देखो वही, तुम यहां पे क्या करोगे, एप्लीकेशन डालोगे, ठीक है जी। अब एप्लीकेशन विड्रॉन यस या नो, द एप्लेंट अथॉरिटी परमिट और रिजेक्ट टू विड्रॉ द एप्लीकेशन। मतलब क्या है कि अगर आपने, देखो सिंपल सी बात है, अगर आपने एप्लीकेशन विड्रॉ, जैसे मान लो आपने एप्लीकेशन डाली, अब सामने वाली अथॉरिटी ना ये आपको बताएगी कि आपकी एप्लीकेशन वो एक्सेप्ट करेगी या रिजेक्ट करेगी जी। भाई दो ही तो केस होंगे, या तो वो एक्सेप्ट करेगी या वो रिजेक्ट करेगी जी, ठीक है। अब अगर नो, द अथॉरिटी शैल, एप्लीकेशन विड्रॉ नहीं की उसने, मतलब आपका केस आगे चलना स्टार्ट हो गया। भाई आप मेरे पास आए, एडवांस रूलिंग अथॉरिटी हो, आपने कहा बाबूजी ये मेरी एप्लीकेशन है, इस मैटर पे आप केस सुनाओगे। मैंने आपकी एप्लीकेशन चेक की, मैंने कहा भाई इसको तो मैं मतलब रिजेक्ट कर रहा हूं। अब जब रिजेक्ट हो गया, केस ही खत्म हो गया। बट अगर मैंने एक्सेप्ट कर ली तो केस आगे कंटिन्यू होगा, मतलब एप्लीकेशन विड्रॉ नहीं हुई, केस आगे चला गया। तो अथॉरिटी शैल फॉरवर्ड ए कॉपी ऑफ एप्लीकेशन टू प्रिंसिपल कमिश्नर और कमिश्नर, फिर ये कॉपी किसके पास जाएगी, प्रिंसिपल कमिश्नर और कमिश्नर ऑफ कस्टम, उसके पास कॉपी जाएगी जी, कॉपी चलेगी वहां पे जी। द अथॉरिटी में कॉल फॉर फर्निशिंग रेलिवेंट रिकॉर्ड, आपसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स मंगाए जाएंगे, भाई अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स लेके आ जाओ जी। एप्लीकेशन एडमिटेड, आपकी एप्लीकेशन एडमिट हो चुकी है, यस। द अथॉरिटी रिकॉर्ड्स रीजन फॉर रिजेक्शन इन ऑर्डर आफ्टर गिविंग अपॉर्चुनिटी टू बीइंग हर्ड, अगर वो आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट भी करते हैं तो कह रहे हैं कि आपको सुनने का मौका दिया जाएगा कि बताओ हम आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट क्यों ना करें। भाई हमें एप्लीकेशन सही नहीं लग रही, हमें तुम्हारे मैटर सही नहीं है, ये फ्रॉड वाला केस लग रहा है, तुम फैक्ट सही नहीं बता रहे, हम तुम्हारी एप्लीकेशन रिजेक्ट करना चाहते हैं, तो पहले सुनने का मौका दिया जाएगा जी, ठीक है। उसके बाद एक और, अगर आपकी एप्लीकेशन एडमिटेड, द अथॉरिटी शैल अनाउंस, यहां पे इन्होंने गलत लिखा है, यहां पे नो आएगा, यहां पे यस आएगा जी, ठीक है जी। भाई अगर एप्लीकेशन एडमिटेड नो, एप्लीकेशन अगर एडमिट नहीं की तो उसको रीजन बताना पड़ेगा वो रिजेक्ट क्यों कर रहे हैं। अगर एप्लीकेशन उसने एक्सेप्ट कर दिया, यस, द अथॉरिटी शैल अनाउंस एडवांस रूलिंग विद इन 3 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ एप्लीकेशन, मतलब 3 महीने के अंदर अंदर वो फिर अपना ऑर्डर प्रोनाउंस कर देंगे कि हमारी जजमेंट क्या है। जैसे मैंने कहा इधर आओ, इधर आओ, बताओ क्या दिक्कत है। सर 15 घंटे पढ़ता हूँ, रिजल्ट ही नहीं आ रहा सर। तो मैंने कहा कैसे पढ़ते हो बताओ, किस तरह से पढ़ते हो। तो अब आपने सारे सिचुएशन बताई, तो अब देखो 2 केस होंगे, या तो मैं आपकी बात में इंटरेस्ट लूंगा या इंटरेस्ट नहीं लूंगा। अगर मैं इंटरेस्ट नहीं लूंगा तो केस ही खत्म हो गया, अगर मैं इंटरेस्ट लूंगा तो मैं फिर क्या बोलूंगा, और बताओ अपने बारे में थोड़ा सा और बताओ। आप मेरे को और बताओगे, आपकी एप्लीकेशन मैंने एडमिट कर ली है, तो फिर मैं विद इन टाइम लिमिट जो मेरी होगी उतने में अपना ऑर्डर प्रोनाउंस कर दूंगा कि आपका रिजल्ट क्या आने वाला है, किस तरह से पढ़ना चाहिए आपको, ये सारी बातें मैं प्रोनाउंस कर दूंगा। यही बात यहाँ पे लिखी है जी, ठीक है। द अथॉरिटी शैल अनाउंस एडवांस रूलिंग विद इन 3 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ एप्लीकेशन आफ्टर गिविंग अपॉर्चुनिटी टू बीइंग हर्ड, और फिर कॉपी इसकी भेजी जाएगी प्रिंसिपल कमिश्नर और कमिश्नर के पास जी, ठीक है। तो सिंपल सी बात, बस इसमें से 2 क्वेश्चन बनेंगे, सिर्फ 2 क्वेश्चन बनने के चांस है। पहला क्वेश्चन, कौन कौन से मैटर एडवांस रूलिंग के पास जा सकते हैं, और दूसरा क्वेश्चन, कितने टाइम के अंदर एडवांस रूलिंग प्रोनाउंस हो सकती है, मतलब कितने टाइम में वो अपना ऑर्डर पास करेगी, 3 महीने के अंदर। और कौन कौन से मैटर हैं, क्लासिफिकेशन वाले, नोटिफिकेशन वाले, वैल्यूएशन वाले, वैल्यू निकालने वाले, और फिर आपका एक और मैटर था, वैल्यू हो गया, क्लासिफिकेशन हो गया, नोटिफिकेशन हो गया, एक और मैटर यहाँ पे था मेरे ख्याल से हमारा 4th मैटर,
हाँ, ओरिजन, गुड्स का ओरिजन कौन सा है, और एनी अदर टू बी नोटिफाइड। तो ये हमारे किसी काम का नहीं है। मेनली 1 2 3 4 2 नंबर के अंदर ये क्वेश्चन परफेक्ट बन सकता है कि कौन कौन से मैटर जा सकते हैं एडवांस रूलिंग के अंदर जी। क्या क्वेश्चन पूछा आपने? नहीं, जीएसटी वाला एडवांस रूलिंग करना है जी। मैं दोबारा बोल दूं, जीएसटी वाला जो एडवांस रूलिंग है वो तो करना ही करना है। कस्टम वाला एडवांस रूलिंग आप सिर्फ इस डायग्राम में से कर सकते हो जी। आप इस डायग्राम में से कर सकते हो, ये डायग्राम कर लेना, और एक ये 5 पॉइंट जो हैं कौन कौन से क्वेश्चन हैं आपको ये करने हैं जी। ठीक है, ये कौन कौन से क्वेश्चन जा सकते हैं आपको ये वाला करना है। ये 5 क्वेश्चन है ना, इनके लिए एडवांस रूलिंग के पास जा सकते हो जी। ठीक है, बस ये 2 चीज़ें पढ़नी है आपको। ठीक है, एक तो वो डायग्राम, समरी डायग्राम दिया हुआ है, और एक ये वाला जी। ठीक है, क्योंकि इसका ना मैंने नोट्स में डायग्राम नहीं बनाया हुआ, उसका रीज़न है क्योंकि आज तक कभी एग्जाम के अंदर बना नहीं था, और समरी ऑलरेडी इन्होंने दी हुई है। तो जो समरी डायग्राम है वो वाला, और कौन कौन से मैटर हैं बस ये वाला, ये 2 चीज़ें आपने पढ़नी है जी। डन है जी। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ। अब इसके बाद ना यहाँ पे अगर आप आओगे तो ये तो एफटीपी के नोट्स हैं। यहाँ पे ना देखो, ये लास्ट में सारा क्वेश्चन बैंक है, यहाँ से सारा क्वेश्चन बैंक है। ये जितने भी है ना, ये सारे क्वेश्चन है कस्टम के, ये सारे क्वेश्चन है कस्टम के। वैल्यूएशन, इसमें मेजर क्वेश्चन जो है वो वैल्यूएशन के हैं, कुछ क्वेश्चन बैगेज के भी हैं, कुछ क्वेश्चन ड्यूटी ड्रॉबैक के भी हैं। ठीक है, तो मेन जो नोट्स आपके पास स्टार्टिंग वाले हैं वो नोट्स पढ़ने के बाद अगर क्वेश्चन की प्रैक्टिस सही ढंग से कर लोगे, 10 में से 10 नंबर हमारे हैं जी। मैं से बता रहा हूँ सर, इसमें से 1 नंबर भी नहीं कटेगा। क्यों? क्योंकि 5 नंबर का तो वैल्यूएशन वाला, 5 नंबर वैल्यूएशन तो आएगा ही आएगा। अब 5 नंबर कहाँ से बनेंगे उसकी लड़ाई है, मेन उसकी लड़ाई है। तो 200 पेज देख के ना घबराना मत। जो नोट्स आपको मैंने स्टार्टिंग में बनवाए हैं, एक तो वो पढ़ने हैं जी, एक आपको वो नोट्स पढ़ने हैं। ठीक है जी, और उसके बाद जो रीडिंग पॉइंट वाले आपको मैंने बता दिया, रीडिंग पॉइंट में क्या करना है। ठीक है जी, एक वेयर हाउसिंग वाला जो मैंने हाईलाइट किया वो आपको रीड करना है। एडवांस रूलिंग वाले में समरी हो गया एक वो, और जो कौन कौन से केस में जाएंगे वो, और एफटीपी मैं रीड करवा दूंगा। अगर आप रिकॉर्डिंग क्लास देखोगे एफटीपी उसके अंदर हो जाएगा आपका। ठीक है, बाकी मेन है ये सारे के सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस। और जो हर्षिल करता ना कि सर 4 लेक्चर एक्स्ट्रा उनके क्यों हैं, वो एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस के ही है। और ये वाले क्वेश्चन मैं यूट्यूब पर भी प्रैक्टिस कराऊंगा, क्योंकि मुझे पता आपने घर में कुछ नहीं करना। ठीक है ना, मुझे पता कि आपने घर में कुछ नहीं करना, तो 3 या 4 लेक्चर इसके यूट्यूब के ऊपर भी आएंगे। तो आप ये लगा लो 8, मेरे ख्याल से 8वां लेक्चर है, 2 लेक्चर रिकॉर्डेड, 10 लेक्चर और 4 लेक्चर, तो 14 लेक्चर टोटल मान के चलो। 4 लेक्चर जो होंगे वो यूट्यूब के ऊपर होंगे, वो क्वेश्चन की प्रैक्टिस के होंगे। कौन से? ये जो सारे क्वेश्चन मैंने दिए हैं, क्योंकि मुझे पता आपने प्रैक्टिस खुद नहीं करनी कुछ, तो वो 10 नंबर मुझे पक्के करवाने पड़ेंगे जी। ठीक है जी, वो 10 नंबर मुझे पक्के करवाने पड़ेंगे, मुझे यूट्यूब पे आना पड़ेगा, तो मैं वो यूट्यूब के ऊपर ही कराऊंगा जी, मैं वो यूट्यूब के ऊपर ही कराऊंगा। ठीक है ना, तो बस कम से कम आप इतना कर लेना कि प्रोविजन आप सारे पढ़ के बैठ जाना जी। आज शाम तक मैं नोट्स भेज दूंगा, प्रोविजन कम से कम प्रोविजन एक बार सिर्फ रीड जरूर कर लेना जी। मतलब जो रीड करने वाले हैं एक बार उसको रीडिंग कर लेना नोवेल की तरह, कि हाँ भाई फटाफट से रीडिंग करनी है। और जो 2 क्लास मैं दूंगा उसको देख लेना, चाहे स्पीड फास्ट करके देख लेना, बट देख लेना, कम से कम ये गिल्ट ना रहे कि हमने कुछ देखा नहीं है। ठीक है ना, उसको एक बार देख लेना जी। जीएसटी क्वेश्चन बैंक 3 आपको कल मिल जाएगा नहीं, क्योंकि अब आज आपका बैच खत्म हो रहा है। मुझे थोड़ा सा अब टाइम मिलेगा, क्योंकि अब मेरा फाइनली एक बैच पूरा खत्म हो गया। अब सिर्फ एग्जीक्यूटिव वाले बच्चों का बैच मेरा चल रहा है, तो मेरे पास प्रॉपर टाइम है आपके क्वेश्चन बैंक का भी और आपके टेस्ट बनाने का भी। और बहुत जल्दी मैं टेस्ट सीरीज भी लॉन्च करूंगा प्रोफेशनल वाले बच्चों की, जिसमें 3 टेस्ट मैं लेता हूं हर बार, एक पूरे इनकम टैक्स का, एक पूरे जीएसटी एंड कस्टम का, और एक कंबाइन होता है। ठीक है, और इस बार मैं कोशिश करूंगा कि मतलब टेस्ट बढ़िया से लूं और प्रॉपर तरीके से मैं यूट्यूब पे एक्सप्लेन करूं कि प्रेजेंटेशन किस तरह से कैसे कर सकते हैं हम। ठीक है जी, आपने रैंकर के आंसर शीट मंगवाई? यस हर्षिल, मैंने मंगवाई हुई है, जैसे आएगी उसको मैं यूट्यूब पे डिस्कस कर दूंगा जी। ठीक है जी, ठीक है, तो मतलब यूट्यूब पे ना ये लगा लो अक्टूबर के फर्स्ट वीक से ना, अक्टूबर के फर्स्ट वीक से नवंबर एंड तक मुझे यूट्यूब पे ही रहना है।
मैं दिसंबर की कमिटमेंट नहीं करूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मैं नवंबर एंड तक अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके प्रति पूरी कर दूं, क्योंकि दिसंबर में मेरी भाई की शादी है, तो मे बी मैं उस टाइम टाइम ना दे पाया, तो दिसंबर की कमिटमेंट नहीं करूंगा। बट हाँ, अक्टूबर स्टार्टिंग से नवंबर एंड तक जितनी मेरे अंदर जान है, जो मैं करवा सकता हूँ वो मैं करवाऊंगा। बट आप मेरे ऊपर डिपेंडेंट मत रहना, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, आपने अपनी रिवीजन खुद करनी है, अपना सब कुछ करके चलना है। मैं जो कराऊंगा वो एडिशनल है, मेरा जो कराया हुआ है वो एडिशनल है, आपने अपनी तैयारी अलग करके चलनी है जी। अगर मेरे साथ अपनी तैयारी भी करके चलोगे तो 100% बढ़िया नंबर आएंगे ही आएंगे। और अगर आप ये मान के चलोगे कि सर ने तो करवा ही देना है और सर के उसमें ही देख लेंगे, वो चीज़ गलत है जी। आपको अपना टाइम देना ही देना है। शाम को बस 1 घंटा आपने मेरे लिए निकाल देना है, ताकि वहां के बैठ जाओगे तो कुछ सीखने को मिलेगा आपको बहुत बढ़िया वाला। ठीक है जी, चलो जी, बहुत बढ़िया, वेरी गुड यार। मैं टाइम टेबल आपको सब कुछ दे दूंगा जी, बस आप ये मान के चलो कि अभी सितंबर 9 सितंबर है, तो सितंबर के एंड तक हो सके तो एक बार अपना पूरा जीएसटी और कस्टम रिवाइज कर लो, क्योंकि सबसे पहले जो मैं स्टार्टिंग करूंगा वो जीएसटी और कस्टम से ही करूंगा जी। मतलब जो मैं आपकी रिवीजन कराऊंगा ना, ऐसा नहीं है कि सारी 100% रिवीजन, जो मेन चैप्टर है उसकी रिवीजन एंड क्वेश्चन वो सारे मैं करवा दूंगा। क्योंकि देखो 100% रिवीजन करके फायदा भी नहीं है, क्योंकि अगर आप कहो जी मेरे को बेसिक ऑफ जीएसटी रिवाइज करवा दो, ठीक है, तो मतलब बेसिक चैप्टर रिवाइज करवा के मैं करूंगा भी क्या। जैसे रिवीजन किसकी हो सकती है, वैल्यूएशन का टॉपिक हो गया, आईटीसी का टॉपिक हो गया, रिफंड का टॉपिक हो गया, रजिस्ट्रेशन का टॉपिक हो गया जी, अपील वाला टॉपिक हो गया। मतलब जहां मेरे को लगता है कि क्वेश्चन बन सकते हैं, तो वो टॉपिक की रिवीजन प्लस में क्वेश्चन मैं साथ के साथ में कंप्लीट करवा दूंगा। ठीक है जी, मतलब जो भी बेस्ट टॉपिक होंगे उसको हम रिवीजन करेंगे अच्छे तरीके से। डन है जी, क्लियर है? ठीक है, तो बस आपने अपनी तैयारी पूरी करके चलनी है जी। आपने अपनी तैयारी जो है उसमें कोई कमी नहीं छोड़नी, आपने अपनी तैयारी में कोई भी कमी नहीं छोड़नी है। मेरी बात समझ में आती है? चलो जी, तो फाइनली अब जाके हमारा बैच खत्म हो जाता है जी। टॉपिक हमारे सारे खत्म हो चुके हैं एंड थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए। और मैं इतनी सी रिक्वेस्ट मैं हर बैच से करता हूँ, और बहुत सारे बच्चे प्यार भी देते हैं, अनलिमिटेड प्यार देते हैं। और मैं आपसे भी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूँगा कि आपको ये 150 लेक्चर कैसे लगे और कैसा रहा मेरे साथ एक्सपीरियंस लाइफ का। मतलब पहले लेक्चर से लेके 150 लेक्चर तक की जर्नी में क्या चेंज आपको अपने आप में देखने को मिला, या मेरे में कोई कमी, या मेरे में कोई अच्छी बात, या कुछ इम्प्रूवमेंट, ये आपने मुझे ज़रूर बताना है, क्योंकि मेरे फ्यूचर के लिए बहुत ज़रूरी है। देखो अब तो वैसे एडवांस टैक्स प्रोफेशनल में ख़त्म होने वाला है, बट एग्जीक्यूटिव के बच्चे हैं या मुझे कहीं भी पढ़ाना है, आपका एक्सपीरियंस जो होगा ना मेरे लिए बहुत काम आएगा। ठीक है, तो मतलब मैं दिल से चाहता हूं कि हर बच्चा, चाहे वो गूगल ड्राइव वाला हो चाहे वो लाइव वाला हो ना, जिस दिन उसका बैच कंप्लीट हो, जिस दिन वो ये वाली क्लास देखे, वो मुझे अपना फीडबैक जरूर शेयर करे दिल से कि सर हमारा दिल से ना ये वाला फीडबैक है, अब ये आपकी अच्छी चीज़ें हैं, ये हमारी लाइफ में चेंज आया है, और ये कमियां, अगर आपको कोई लगता है कि कमी भी है वो कमी बता देना, और अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, अगर है तो बता देना कि सर ये कमी है, उसको आप इम्प्रूव कर लेना जी, उसको इम्प्रूव भी करेंगे। ठीक है जी, ऐसे नहीं मतलब मेरे को मैसेज करके बताना, और मैं सबके मैसेज पढ़ूंगा। देखो सबके मैसेज पढ़ूंगा, मैं से बता रहा हूँ, इसके लिए मैं जरूर टाइम निकालता हूँ, क्योंकि ये मेरे फ्यूचर के लिए जरूरी है, मेरी लाइफ के लिए जरूरी है कि हाँ भाई अब जो इतना हार्ड वर्क मैंने आपके साथ किया, क्या एक्सपीरियंस आपका रहा। क्योंकि देखो मुझे तो बहुत मजा आया, सही बता रहा हूँ सर, और मैं दिल से कह रहा हूँ कि वन ऑफ द बेस्ट बैच है मेरा, और इस बैच को मैं नाम देना चाहता हूँ, अभी रिजल्ट नहीं आया, इस बैच को मैं दिल से नाम देना चाहता हूं रैंकर्स बैच, क्योंकि मुझे पता है इसमें तो बहुत सारे बच्चे अच्छे नंबर लेके पास होंगे, मुझे पता है इसमें बहुत सारे बच्चों के रैंक आने चाहिए, मुझे पता है इसमें तो बहुत सारे बच्चे अपने पेरेंट्स के ड्रीम पूरे करेंगे, उनको प्राउड फील कराएंगे। तो रैंकर्स का मतलब ये नहीं है कि सबके रैंक आएंगे, जो बच्चे एक ग्रुप वाले हैं उनके। रैंकर्स मीन्स कि मुझे उम्मीद है आप सबसे कि आप बहुत बढ़िया नंबर से पास हो जाओगे बस। ठीक है, और आप जब भी मुझे मैसेज करोगे ना, आप याद करवा देना सर आगे लाइफ में कभी भी सर मैं रैंकर्स बैच के स्टूडेंट हूं। ठीक है, तो इस बैच को मैं एक नाम दे रहे हैं रैंकर्स बैच। ठीक है, अब होपफुली माता सरस्वती हमारी जीवा के ऊपर बैठ जाएं, आपके ऊपर भी कृपा करें, मेरे ऊपर भी कृपा करें, हम पूरी जान लगा दें, और जो मैंने आज बोला है रैंकर्स बैच, तो भगवान की दया से ये बैच रैंकर्स बैच बनना चाहिए।
मैं कमी नहीं छोड़ूंगा, आपने भी कमी नहीं छोड़नी। अब लग जाना है बस, लास्ट के 3 महीने कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपके पढ़ाई है और आपके दिमाग में एक विजन है कि मुझे यहां तक पहुंचना है और वहां तक आपने पहुंच के दिखाना है जी। ठीक है जी, मैंने अपनी पूरी जान लगाई है जी। चलो मैं कुछ बच्चों के नाम ले लेता हूं जी। अब जितने बच्चे बैठे हैं, वैष्णवी वैष्णवी वैष्णवी, जय माता वैष्णो दी, मनीष, मोहिनीबा, उर्वशी, मोहित, लक्ष्मी, दीप्ति, क्या बात है यार, क्या बात है, बहुत बढ़िया, रिया, अंशिता, ओए रुको थोड़े, वत्सल, खुशी, मिठू, अथर्व, मोहित, सृष्टि, क्या बात है, सूरज, दीप्ति, भरत, हर्ष सक्सेना, मोहिबिया, अभिषेक, उर्वशी, श्रुति, लक्ष्मी, सूरज, सृष्टि, मेरे ख्याल से बच्चों के कई नाम हो चुके हैं। लक्ष्मी, ये नालायक बार बार कई बच्चे मैसेज कर रहे हैं और मुझे कंफ्यूज कर रहे हैं, हमारा नाम दोबारा से ले लो। इशिका, क्या बात है, बहुत बढ़िया, मजा आ गया सर। हर्षिल, आय हाय आय हाय आय हाय आय हाय, हर्षिल। ऐश्वर्या बच्चन साहब, बच्चन साहब कहाँ रह गए थे आप। पूजा, नविता, क्या बात है क्या बात है क्या बात है। भरत, बहुत बढ़िया, आय हाय आय हाय, ओ माय गॉड, मैं वही कहूं कहाँ रह गए थे बच्चन साहब। रिया, लक्ष्मी, ओए होए होए, ओ माय गॉड ओ माय गॉड ओ माय गॉड। अभिषेक कुमार आनंद, आपका नाम लेते आनंद की प्राप्ति होती है। बच्चन जी, मनीष, अंशिता, चलो 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 चलो। अब कुछ बातें हैं, कुछ बातें हैं, फिर मैं एक गाना चलाऊंगा जो मुझे अच्छा लगता है, जो मुझे अच्छा लगता है गाना वो चलाऊंगा और फिर अपना बैच कंप्लीट करेंगे जी। अब देखो बस इतनी सी बात ध्यान देना, देखो आपने रिवीजन कैसे करनी है वो कंप्लीट मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है ना। आपने रिवीजन कैसे करनी है वो कंप्लीट मैं आपको बता चुका हूं जी। अब सुनना ध्यान से, मेरी बात सुनना जी। अब आपने रिवीजन कैसे करनी है ना वो कंप्लीट मैं आपको बता चुका हूं, अब सुनना ध्यान से। अब देखो मेन पता है क्या है, आपको मैं कुछ बातें सिखाऊंगा, सिर्फ 10 मिनट लूंगा आपके, ज़्यादा नहीं, क्योंकि आप प्रोफेशनल वाले बच्चे हो, आपका टाइम बहुत जरूरी है, मुझे पता है, और मैं सही बता रहा हूँ सर, टाइम वैसे भी बहुत जरूरी है। तो आपके 10 मिनट लूंगा क्योंकि अब बैच खत्म हो गया। 155 लेक्चर का सफ़र आज का और मेरा रहा, एक परिवार बना 6 महीने का, मतलब 6 महीने में इकट्ठे रहे, और अटैचमेंट, चाहे हम लाइव क्लास में थे बट अटैचमेंट बिल्कुल फैमिली वाली होती हैं। मतलब कई बार ना, आज जैसे अब बैच खत्म हो गया तो ऐसा नहीं है कि आपका मन नहीं लगेगा, मेरा भी मन नहीं लगेगा। मतलब मेरे को भी ना अजीब सी फीलिंग आएगी कई बार ना, दिल में कुछ होता है यार, बच्चे दूर जा रहे हैं, बट फिर भी समझाना पड़ता है दिल को कि कोई बात नहीं, आपके एग्जाम है, अभी तो मैं यूट्यूब पे भी आपके साथ हूँ, व्हाट्सएप पे भी साथ हूँ, बट हाँ ये अटैचमेंट मतलब जो डेली बेस पे होती है वो थोड़ी सी हमारी अलग हो जाएगी, बट कोई बात नहीं, ये लाइफ में होना ही होना, तो कभी ना कभी तो होना होता है, ठीक है। तो वो कोई बात नहीं, आज होने जा रहा है, बट हाँ अच्छे एफर्ट्स हमने किए हैं, बहुत मेहनत मिल के की है, बहुत मस्त एंजॉय किया, मुझे पता है मैंने इस बैच को बहुत बेस्ट पढ़ाया जी, और आपने बहुत बेस्ट तरीके से पढ़ा है। क्योंकि अगर आप इस तरह से नहीं पढ़ते ना, मैं सही बता रहा हूँ, ना तो मेरे इतने लेक्चर लगते, ना मैं ऐसा पढ़ा पाता, ये आपकी वजह से मैंने अपना बेस्ट दे पाया हूँ सर। क्योंकि अगर आपके अंदर क्यूरियोसिटी नहीं होती यार, मेरे को कोई चीज़ सीखनी है, तो जब आपके अंदर एक इच्छा जाहिर होती है ना, तो मुझे भी लगता है नहीं यार मुझे सब कुछ बताना है, जो मुझे पता है ना मैं अपनी फैमिली के बच्चों को देके जाऊंगा, ठीक है जी। तो मैं कुछ बातें अब बताने जा रहा हूँ। देखो मेन पता है क्या है, बच्चे सारे तैयारी करते हैं, वो एक डायलॉग था ना चक दे मूवी का 70 मिनट, एक डायलॉग था चक दे मूवी का 70 मिनट, तो मैं 70 मिनट की जगह बोलूंगा 3 घंटे। मतलब बस ये बात ध्यान देना सर, 3 घंटे जो आपके एग्जाम के होते हैं ना, बस वो 3 घंटे सबसे क्रूशियल होते हैं। मतलब सारे बच्चे जो हैं 1-1 साल पढ़ के जा रहे हैं, 1.5 साल पढ़ के जा रहे हैं, 9-9 महीने पढ़ के जा रहे हैं, पढ़ने में किसी की कमी नहीं है, बट वो 3 घंटे ना कई बच्चों का माइंड काम नहीं कर पाता। तो मैं 3 घंटे के ऊपर मैंने कुछ लाइनें कन्वर्ट की हैं जो आपके 70 मिनट थे, तो आपको सुनाना चाहता हूँ। 3 घंटे होंगे आपके पास, 3 घंटे होंगे आपके पास, शायद तुम्हारी जिंदगी के सबसे खास होंगे वो 3 घंटे। 3 घंटे होंगे तुम्हारे पास, शायद वो तुम्हारी जिंदगी के सबसे खास होंगे 3 घंटे। 3 घंटे कुछ कर दिखाने के लिए बहुत है, 3 घंटे कुछ कर दिखाने के लिए बहुत हैं। उस 3 घंटों में कैसे तुम्हें वहां परफॉर्म करना है, ये मैं तुम्हें उस दिन सिखा नहीं पाऊंगा, ये आपने मुझे शो करना है कि सर देखो हम काम करके आए हैं। तो वो 3 घंटे, उन 3 घंटों में आपने क्या करना है ये मैं नहीं बता पाऊंगा उस दिन, क्योंकि मैं वहां पे नहीं अवेलेबल रहूंगा। हो सकता है कि आप मुझे याद करो, इमेजिनेशन में रखो कि जो कॉन्सेप्ट हमने क्लास में किए थे, बट मैं वहां फिजिकली अवेलेबल नहीं होऊंगा। तो 3 घंटे वो आपने ही मुझे खेल के दिखाना है, आपने अपनी परफॉर्मेंस मुझे देनी है। बस इतना कहूंगा, इतना कहूंगा, सुनना, हाँ हेलो
अंकल सुनो, इतना कहूंगा जाओ और जी भर के खेल के आओ। इतना कहूंगा जाओ और जी भर के खेल के आओ। 3 घंटे में अपनी पूरी जिंदगी जी के आओ। 3 घंटे अपनी लाइफ के बेस्ट दे के आओ। 3 घंटे जो आज तक आपने बेस्ट नहीं दिया, वो सबसे बेस्ट शॉट आपका उस 3 घंटे के अंदर होना चाहिए। और जब आप 3 घंटे खेल के बाहर आओ ना, आपके चेहरे पे एक स्माइल हो कि सर फाइनली आज हम कुछ करके आए हैं, आज हम कुछ अचीव करके आए हैं, और आपको दिखा देंगे रिजल्ट हमारा पॉजिटिव आएगा। और सही बता रहा हूं, वो 3 घंटे भगवान भी आपसे नहीं छीन सकता सर। वो 3 घंटे भगवान भी आपसे छीन नहीं सकता। वो 3 घंटे जो आपके पास होंगे ना, उसमें कुछ कर दिखाना आपने, और कुछ कर सकते हो। मुझे पूरा विश्वास आपके ऊपर है। वो 3 घंटे में अगर आपने कमाल कर दिया, आपने माइंड कूल रखा, आपने सही तरीके से क्वेश्चन पढ़े, आपने लाइफ का बेस्ट दिया, वो आपकी लाइफ का बेस्ट रिजल्ट आएगा, इतना मुझे पता है जी। ठीक है जी। तो आई नो अगर कोई 3 घंटे में आपकी लाइफ का बेस्ट अगर आप देके आते हो, तो रिजल्ट आपका बेस्ट आने वाला है। और हर उस इंसान के लिए, सुनना मेरी बात, हेलो अंकल, सुन के जाना मेरी बात। हर उस इंसान के लिए वो 3 घंटे आपको मेहनत करनी है, जो आपको बोलता था कि तुम कुछ नहीं कर सकते। हर उस इंसान के लिए वो 3 घंटे आपने बेस्ट शॉट दे के आना है, जो आपके ऊपर कहता था कि तुम्हारे अंदर का वो कैपेबिलिटी नहीं है। हर उस इंसान को आपने आंसर देना है, जो कहता था कि तुम क्या कर सकते हो। हर उस इंसान के लिए आपने वो 3 घंटे लड़ना है, जो कहता था कि तेरे बस का नहीं है। जवाब दे रहा हूं, उस 3 घंटे के अंदर, वो 3 घंटे अगर आप काम कर गए, मैं सही बता रहा हूं, आपका रिजल्ट बहुत बढ़िया आने वाला है जी। तो बस 3 घंटे आपके पास नहीं, ठीक है जी, बस 3 घंटे आपके पास, उसमें कमाल करके आ जाना। अगर उसमें कमाल कर दिया तो सब कुछ हो गया जी। ठीक है, तो 3 घंटे हैं बस आपके पास जी। तो अगर वो 3 घंटे आप काम कर जाओगे ना, मैं कह रहा हूं इतिहास रच दिया जाएगा। 3 घंटे में इतिहास रचा जाएगा। 3 घंटे में इतिहास रचा जाएगा। 3 घंटे में लिखा जाएगा। चाहे परफॉर्मेंस वो 1.5 साल की है, 2 साल की है, बट वो 3 घंटे बहुत जरूरी है। बस ये बात ध्यान देना चाहिए। ठीक है जी। तो वो 3 घंटे आपके पास हैं जी बस। ठीक है, एंड थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और सभी को कहते हैं ना, वो जब होते हैं आपको, मैं मतलब क्योंकि आपने जो इतनी सपोर्ट की है ना सर, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। आपकी सपोर्ट से ही ये सब कुछ पॉसिबल हो पाया है। और फाइनली आज हमारा बैच कंप्लीट हुआ है, अच्छे तरीके से कंप्लीट हुआ है। थोड़ा सा डिले हो गया, 8-10 दिन 15 दिन, बट मेरे को दिल में ये था कि यार, मैंने कहा मजा आना चाहिए। मतलब जिस दिन बैच खत्म हो ना, मतलब कहते हैं ना कि फिर दोबारा कभी पढ़ने का मौका मिले, पढ़ाने का मौका मिले, ना मिले, जो दो बेस्ट दो। ठीक है जी, जो दो बेस्ट दो। ठीक है, तो मैं अपना फेवरेट गाना जो मुझे अच्छा लगता है, और ये रियलिटी है ज़िंदगी की, मैं हमेशा कहता हूँ जी, ऐसा नहीं है कि मैं आपकी लाइफ में हमेशा रहूँगा, और ऐसा भी नहीं है कि मेरे से बेहतर लोग नहीं आएंगे। ठीक है जी, मेरे से बेहतर बहुत लोग होंगे, और ये रियलिटी है। सुनना ध्यान से। पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी कहानी है। मैं पल दो पल का शायर हूँ। मुझसे पहले कितने शायर आए और आकर चले गए, कुछ आहें भर कर लौट गए, कुछ नगमे गा कर चले गए। मैं भी एक पल का किस्सा थे, मैं भी एक पल का किस्सा हूँ, कल तुमसे जुदा हो जाऊंगा, लो आज तुम्हारा हिस्सा हूँ। मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है। कल और आएंगे नगमों की खिलती गलियां सुनने वाले, मुझसे बेहतर कहने वाले, तुमसे बेहतर सुनने वाले। कल कोई मुझको याद करे, क्यों कोई
को याद करे, मसरूफ जमाना मेरे लिए क्यों वक्त अपना बर्बाद करे। मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। मुझे गाना इतना बढ़िया लगता है ना सर, बहुत बढ़िया गाना लगता है। एंड थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। और चलते हैं जी, फिर मुलाकात करेंगे बहुत जल्दी। और अपना YouTube पे गूगल मीट के ऊपर जब भी आपके ज़्यादा डाउट्स होंगे आप मुझे मैसेज कर देना। गूगल मीट पे सेशन लेने के लिए गूगल मीट पे सेशन लेंगे। बस अब इतनी सी बात मैं कह के जाऊँगा कि आपने हिम्मत नहीं हारनी, अब जान लगा देनी, देखो पूरी, ठीक है जी। बाकी कस्टम की जो रिकॉर्डेड क्लास होंगी और ये वाली क्लास जो होगी ना, आज शाम तक ड्राइव के ऊपर सारी आ जाएंगी। अमेंडमेंट क्लास आपको देखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, अमेंडमेंट क्लास मेरी आज से स्टार्ट हो रही है। अगर वैसे देखनी है देख सकते हो, अगर आपको देखनी है कि हाँ भाई अमेंडमेंट कौन कौन सी है उसको अलग से देखना है, अदरवाइज देखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ऑलरेडी वो क्लास में कवर हो चुकी हैं जी। ठीक है जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू जी, गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, लव यू ऑल। आज जप्पी डाल लो सारे, ओ माय गॉड, यस। ठीक है जी, चलते चलते दुआओं में याद रखना, मेरे जिस्म का ज़ुबां पे सवाद रखना। अच्छा चलता हूँ, अच्छा चलता हूँ, दुआओं में याद रखना, मेरे जिक्र का ज़ुबां पे सवाद रखना। दिल के संगीतों में मेरे अच्छे काम रखना, चिट्ठी तारों में भी मेरा तू सलाम रखना। अंधेरा तेरा मैंने ले लिया, मेरा उजला सितारा तेरे नाम किया। चन्ना मेरे या मेरे या, चन्ना मेरे या मेरे या, चन्ना मेरे या मेरे या बेलिया। ओ पिया चन्ना मेरे या मेरे या, चन्ना मेरे या मेरे या, चन्ना मेरे या मेरे या, ओ पिया, ओ पिया। चलो जी, ओके जी, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। फीडबैक आपने जरूर देना जैसा आपका एक्सपीरियंस रहा, जो भी एक्सपीरियंस रहा फीडबैक आपने जरूर देना, ठीक है जी। ओके जी, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, लव यू ऑल, ठीक है। बाय बाय, जय हिंद, गॉड ब्लेस यू, ऑल द वेरी वेरी बेस्ट, ऑल द वेरी वेरी बेस्ट, ठीक है जी, बाय बाय। ठीक है, ओ मेरा बच्चा, मेरा बाबू, मेरा सोनू, मेरा बाबू, लुलुलुलुलुलुलु, कोई बात नहीं, चलते हैं फिर, ठीक है। हाथ मिलाओ सारे फटाफट से। कमिटमेंट वादा रहा, रिजल्ट के बाद मिलोगे पक्का ना, चाहे मैं पढ़ाऊँ चाहे मैं ना पढ़ाऊँ, चाहे एडवांस टेस्ट खत्म हो जाए, आपने मिलने जरूर आना है। बात ध्यान देना, वादा रहा, ये वादा तोड़ मत देना जी। जैसे कहते हैं ना मन्नत मांगते हैं, तो वैसे मन्नत ही मान लो ये कि आपने मिलने जरूर आना है, कि सर मिलने जरूर आएंगे जिस दिन एग्जाम क्लियर होंगे आपके, चाहे वो कभी मर्जी आओ, बट मिलने जरूर आना, मैं आपका इंतजार करूंगा, पक्का ना, वादा रहा ना। उस दिन के लिए बस मेहनत करो, फिर उस दिन के लिए मेहनत करो, क्योंकि हमें मिलना है और वो मेहनत करके ही मिल पाएंगे, ठीक है जी। चलो ओके जी, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद, ओके बाय बाय, टेक केयर, खुश रहो हमेशा, बाय बाय यार।